अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। तारुफ? मैं कमर ज़िया अहमद की वाइफ हूँ। कमर जिया अहमद साहब की बेगम है आप? हाँ जी। कमर जिया जो बैंक में है, हाँ जी। वो खुद कहाँ है? नहीं, वो नहीं आए, मैं बेटे के साथ आई हूँ। बरखुरदार किधर बैठा है ये? हाँ जी। हुक्म करें, कैसे आना हुआ है? बस कुछ ठीक नहीं थे इसलिए वजह से। कमर साहब नहीं ठीक या आप नहीं ठीक? मैं नहीं ठीक हूँ। खैर है, क्या हो गया? वो तो अपने लिए इजाजत लेके गए थे। हाँ जी, नहीं नहीं, उनको उन्होंने कहा था कि दोनों भी जा सकते हैं जो। नहीं, वो मुझे कोई मसला नहीं, सारे आ सकते हैं, लेकिन वो मसला बिठाने की जगह का ही होता है मुझे, अगर सारे हाँ जी। खिड़की तोड़ शोर ना शुरू हो जाए तो। पहले ही वो कहते आपका प्रोग्राम देखने आते। मुझे टैक्स वालों ने नोटिस भेजने शुरू कर देने हैं कि पीटीवी के खिलाफ आपने क्या प्रोग्राम शुरू किया हुआ, लोगों ने चैनल देखने बंद कर दिए। एक हफ्ते की रात थी तो होती थी, आप बगैर इश्तिहारों को दिखा रहे। गवर्नमेंट इश्तिहार फिर किसको देगी? चैनल की रीच ही कम कर दी उन्होंने, पता नहीं किसने क्या कर दिया, उसको चलता ही नहीं वो। आप सारे लोग जो दुनिया में देख रहे हो तो उसको आगे शेयर कर दिया करो, खुद ही कर दिया करो, यूट्यूब और फेसबुक वाले, क्योंकि मेहरबानों ने उसको किसी वजह से पता नहीं क्या चक्कर कर दिया है। बल्कि कल परसों तो उसके ऊपर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की हमें वार्निंग आ रही थी। हमने पता नहीं किस चाइल्ड की पोर्नोग्राफी कर दी है, तेरा बच्चा ही नंगा भाग रहा होता है। ये कैमरे को ध्यान से रखा करो, ये अमूमन या तो जहन नंगा होता है इधर, या वो ध्यान किया करो। गोरों की जो अखलाकियात है वो बड़ी सख्त है, ठीक है? वो बाजी नंगी दिखा देते हैं अपनी, लेकिन बच्चा नंगा नहीं नजर आए। राजपूत का पुत्र है तेरा, की ख्याल? बड़ा सियाना है। ठीक है जी। क्या मसला हो गया? बहुत तंग रहते हैं कमर साहब कमर अपने पे। साहब, हाँ जी। ये मसला है? हाँ जी। उनको दायमी कब्ज है, वो मुझे बताया उन्होंने। मैंने भी उनसे उस दिन पूछा, मैं कहा भाई आखिरी बार कब मुस्कुराए थे? हाँ जी। तो बड़ी देर सोचते रहे, कहते डॉक्टर साहब ये तो सोचने की बात है, मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो वैसे ही ऐसे रहते हैं। तो आप दोनों एक दूसरे को देख के वैसे ही दिन में 2-3 बार मुस्कुरा दिया करें। जुमानी सा मुस्कुराना होता है ना। अब रिसेंटली मेरी बहन आई हुई थी तो बहुत फस क्रिएट करते हैं, बहुत बच्चे परेशान होते हैं, फिर मेरे पेरेंट्स भी और वो भी, मेरी बहन भी, और सब बहुत अपसेट हुए। अच्छा अच्छा, वो जब मेहमान आए हुए थे। हाँ जी। अच्छा, ये अमूमन हमारी लोगों में ये है, हमारी मतलब ये कोई इस इलाके के लोगों में है नहीं, ये गोरों में भी है। वो भी इन लाज के बारे में ऐसा कुछ ही लिखते हैं कि अमूमन गोरा भी यही लिखता है कि सास मर नहीं रही। तो इस तरह के ग्रैंड क्या होती है ये, मदर इन लॉ, उसके बारे में उनके भी ऐसे ही जोक्स हैं। लेकिन ये सारी दुनिया की मसला है, क्यों है ये? क्या हल है इसका? पता नहीं, वो मेरे तो पीछे वाले कहते हैं कि किसी को भी नहीं है, सिर्फ इनको मसला है ये। नहीं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे कहते डॉक्टर साहब मैं एक जगह पे नाकाम हो गया, मैं अपनी बेगम साहब को खुश नहीं रख सका। तो अब अपनी तरफ से वो इसी बात पे सोचते रहते हैं कि आपको कैसे खुश करें। तो मेरा ख्याल उस दिन उनका कोई आपके साथ खुशी का प्रोग्राम था, फिल्म दिखाने ले जाना होगा, तो साली आ गई तो उन्हें गुस्सा चढ़ गया कि यार ये रंग में भंग कबाब में हड्डी कहाँ से आ गई। हो सकता है ये ना हो आपके साथ उस दिन उन्होंने कोई मनोरंजन का प्रोग्राम रखा हो, घूमने फिरने का, पोर्ट्रेट। तो उस दिन ही ससुराल वाले आ गए तो बंदे को थप्पड़ चढ़ जाता है कि यार आज के प्रोग्राम। अमूमन शरीफ हस्बैंड जितने होते हैं उनका उसी दिन काम खराब होता है। कई साल की रियाजत के बाद जब फार्मूला पता चलता है, आखिरकार टाइम टेबल बनता है, तो एंड टाइम पे साली या सास आ जाती है, उन्हें भी गुस्सा चढ़ जाता है। या बेगम बड़े गुस्से में हो, वो बड़ी परेशान रहती हो, आखिरकार वो सोचे कि आज मैंने खामद को खुश करना है, तो एन उसी दिन फूफी बच्चों की आ जाती है। ये साथ ये तो कोई है मसला, ये हमारे इलाकों में ही है। गोरों वाली साइड पे इस तरह के मसले ही नहीं है। वो दो बंदे इकट्ठे रहते हैं,
कोई सास ससुर नंद भाव दरानी जिठानी का फड्डा ही कोई नहीं, फिर भी 2-3 महीने में तलाक हो जाती है। जो इतने रिसर्च ही हुई जा रही, मौलाना तारिक जमील से पूछ रहे हैं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इस्लाम में जायज है? एडा बड़ा मसला है साडा। उन्होंने वो सारे तजर्बे कर लिए हैं, तलाकें फिर भी हो गई माशाल्लाह। शरा उनकी काफी तेज, बल्कि अब वो शादी नहीं करते, वैसे रह लेते हैं कि 2-3 महीने बाद अलग ही होना, तो क्या जरूरत है खर्चा पानी करने की। तो फिर आज आप उनकी शिकायत लगाने आए हैं? नहीं, मैं पता नहीं, मुझे लगता है मैं ही फेलियर हूं उनको। नहीं नहीं, आप दोनों अब तो बच्चे भी बड़े हो गए, आप दोनों छोड़े पड़े, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं। उनके कान खींच देते हैं, उनके मेरा ख्याल है 2-3 महीनों से गुर्दों के टेस्ट थोड़े ठीक आ रहे थे, थोड़े से ऊपर करते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है। अब ये बच्चे भी बहुत परेशान रहते हैं ना फिर। बच्चे वो तो बेचारे ने सर नीचा किया हुआ है, वो दोनों के खिलाफ गवाही किसी के हक में दे नहीं सकता, ना खिलाफ दे सकता, वो तो साथ ही आ गया। क्यों भी वैसे ज्यादा गुस्सा कौन करता है? बाबा ही करते हैं। घर जाना है, तूने कैमरे लगा हुआ ये हैं? अच्छा, मेरे पास तो वो बड़े मस्कीन बन के आए होते, बैठे होते। इस तरह के सारे मरीजों को मेरे क्लिनिक पे मैं 3-3 घंटे काम का बैठाई रखता। खुरम के साथ लड़ते हैं, खुरम उनसे ज्यादा लड़ता है। क्या करें फिर? क्योंकि मेरा ख्याल है मेरे पास आते हुए भी कुछ 6-7 साल तो हो गए, कि इतनी देर तो हो गई ऐसे ही। होगी। आप दोनों इकट्ठे भी आए हुए हैं क्लिनिक पे? हाँ जी। इंसान को अगर ये समझ आ जाए कि वो इस दुनिया में बड़ी थोड़ी देर के लिए आया है और हर सांस का उसने हिसाब देना है, और जो इंसानों के साथ मामलात हैं, ये इंसान ही अप्रूव करेंगे कि दूसरे के तो जान छूटनी है। इंसान नहीं माफ करेंगे तो अल्लाह ने तो बीच में आना नहीं है। अल्लाह तो बड़े वाजे लफ्जों में कह रहा है कि मैंने तुम्हें सजा दे के क्या करना है, ये तुम्हारे अपने अमाल हैं और आपस की शामते अमाल है, और एक दूसरे के साथ जो तुम करते हो उसमें फंस जाते हो। बदकिस्मती से मैं तो यंग जनरेशन पे काम कर रहा था, मैं आजकल किसी और वजह से परेशान था, लेकिन आप जैसे कपल्स की जब बात जवान यंग कपल्स सुनते हैं तो वो मेरे से पूछते हैं कि आप इतनी वकालत करते हैं शादी की और इस्लाम की और कवानीन की और नेचर की, तो अगर शादी यही है तो करने का क्या फ़ायदा है? बहुत से माँ बाप मेरे पास आते हैं कि हमारी बेटी या बेटा शादी पे तैयार नहीं है, या वजूहात यही होती हैं कि वो अपने सामने ऐसी शादियां देख रहे होते हैं माँ बाप की या कोई अंकल आंटी की, कि वो शादी से भागे हुए होते हैं, और या फिर समझती है आजकल की यंग जनरेशन एक बहुत खौफनाक ट्रेंड शुरू हुआ है। मैंने तो इस टॉपिक पे बात करनी थी, वो शुरू से ही बात कहीं और चले गई। क्योंकि ये अब मेरे पास ये केसेस ज्यादा आने शुरू हुए, मुझे नहीं पता क्यों आ रहे हैं, माशरे में ये ट्रेंड बढ़ रहा है। पिछले दिनों मैंने एक केस का जिक्र किया था कि
वो लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, बहुत बड़े घरों के बच्चे। मैं अमीर लोगों पे या करता धर्ताओं के बच्चे हों या उनके घरों पे या उन लोगों को लगता तो यह है कि शायद चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं डॉक्टर साहब, या ज्यादा असर रसूख वालों के पढ़े लिखों से बात करते हैं। अल्लाह करीम जो है, जो किसी कौम का मुआवजा कर रहा होता है, उस मुल्क के जो बड़े होते हैं, जो मर के 10% भी नहीं होते, जो करता धरता होते हैं, क्योंकि वही ट्रेंड सेटर्स होते हैं। अंबिया भी आके या अल्लाह के बंदे भी आके उन्हीं को वार्न करते हैं या उन्हीं को खुशखबरी देते हैं या उन्हीं को गाइड कर रहे होते हैं। वो सीधे हो जाएं तो नीचे तक जो आम अवाम वन्नास हैं वो सारे भी सीधे हो जाते हैं। लेकिन अगर ऊपर से काम खराब हो तो नीचे तक सारा ट्रिकल डाउन करता है। लेकिन अगर उनके अपने ही घरों में ये हालात हैं तो फिर काम बहुत खराब है। मैंने पिछले दिनों शायद जिक्र भी किया था कि मैं उस दिन बड़ा डिस्टर्ब था। तो दूसरी ट्रेंड में देख रहा था। मेरा इधर बात करने का मकसद, मैं कई कई हफ्ते या महीने सोचता रहता हूँ कि इसको नरेट करूं भी या ना करूं, क्योंकि बुराई या गुनाह जो है उसको छुपा ही दिया जाए तो बेहतर होता है। लेकिन अगर मकसद इस्लाह हो या कौम को जगाना हो या करता धर्ताओं को जगाना हो कि कुछ टाइमली अगर कुछ किया जा सकता है, कौम अगर जाग जाए या अपने घरों को या खुद को देखे कि हम किधर को जा रहे हैं, चाहे कोई सुने ना सुने, अपने हिस्से की आवाज बुलंद करनी होती है। वो कहता है ना कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। पिछले दिनों तो वो केस मैंने डील किया कि दोनों बच्चा बच्ची कहते थे यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स थे, बड़े घरों के बच्चे, एक बिजनेसमैन बहुत बड़े और दूसरे कोई ऑफिसर बहुत बड़े, पाकिस्तान में सबसे ताकतवर ऑफिसर जो होते हैं उधर से था। मसला उनका ये था कि एक शिया घर से था, दूसरा सुन्नी घर से था, लेकिन दोनों शदीद प्यार उनके ख्याल में उन्हें था और वो शादी करना चाहते थे। माँ बाप दोनों भी नहीं मान रहे थे कि फिरका फर्क है, बाद में प्रॉब्लम आती हैं। कहीं मेरा नंबर उनके हथे आ गया, वो बेटी ने मुझे राब्ता किया, बच्ची ने, मैंने दुआ करा दी, मेरी आदत जैसे जो भी है बता दिया उसे, कहा उसको वो भी करे। फिर मुझे यहाँ बैठे तो पता नहीं होता किसका क्या कसूर है, सच कितना है, झूठ कितना है। तो अगर सूरह रहमान सुन के भी आगे जब चले कुछ बातें उन्होंने बताई तो मैंने उन्हें कहा कि अली हक कर लो। उन्होंने बड़े प्यार से कर लिया। बहरहाल समहाउ द अदर अचानक दोनों की फैमिलीज मान गई, शादी हो गई और उन्होंने निकाह कर दिया। बच्चे का कोई वीजे का मामला था कि पता नहीं क्या, वो बाहर जाएगा, जब जाएगा 6 माह बाद फिर शादी करेंगे, रुखसती करेंगे, क्या करेंगे। तो वो बच्ची मेरे से ज्यादा राब्ते में थी, उसी को मैंने पर्टिकुलरली कहा कि बेटा आपका ठीक है निकाह हो गया, लेकिन फिलहाल आपने किसी किस्म की जो है हदूद क्रॉस नहीं करनी। जिस तरीके से भी मैंने उसे कह दिया, उसने आगे से फट मुझे कहा, फोन पे ही बात हो रही थी, मिले तो हम थे नहीं, कि डॉक्टर साहब वैसे तो शरीयत मुझे इजाज़त देती है, ये है वो है। मैंने कहा बेटा वो सारी बातें ठीक है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि कल्चर भी है, और या तो शादी करके अब चली जाओ उधर, कोई शर्त शुर्त नहीं रखें आपके घर वाले भी, बस ठीक है वो अब आपका नसीबा, वीज़ा लगे ना लगे उसका वो इस्टेब्लिश होता है नहीं होता, आप दोनों को आपस में प्यार है, दोनों मिलके करो मेहनत। कि नहीं वो मेरे अब्बा भी नहीं मान रहे, उसके अब्बा नहीं मान रहे, वो 6 माह ये वो, तो खैर है हमने मान लिया और ये वो। लेकिन वही हुआ कि वो लड़के का एंड टाइम पे वीज़ा नहीं लगा, या पता नहीं क्या अमेरिकन वो जंग लग गई थी ईरान की, है क्या, ये बच्ची प्रेग्नेंट हो गई और उन्होंने डेफर कर दिया कि अभी फ़िलहाल जब इसका कारोबार ये कुछ करेगा या लगे वीज़ा या बाहर जाए या ये हो या वो हो,
इधर से लड़की वाले अब जोर दे रहे थे, लड़की भी जोर दे रही थी पर्सनली, तो ज्यादा तलख कलामी हुई, बात तलाक तक आ गई। वही बच्ची जो मुझे रो रो के फोन करती थी दिन रात कि मेरी शादी वहाँ होनी चाहिए, या मान जाएं, उसके घर वाले मान जाएं, मेरे घर वाले मान जाएं, हम दोनों ये और वो, उसने कहीं उस लड़के को कन्फ्रंट किया सबके सामने कि मैं चाहती हूँ कि ये बेबी अपने घर में हम इकट्ठे पैदा करें, हम आऊं और इधर ही पैदा हो और ये वो फलां। चूंकि गुस्से में आ गए हुए थे तो उस बेवकूफ ने ये तक नहीं सोचा कि उसने सबके सामने उसे कह दिया, जो इतना प्यार मोहब्बत था, कि डीएनए टेस्ट करा के देखूंगा मेरा है भी कि नहीं। अब वो रोते हुए मुझे फोन करके बद्दुआएं दे रही थी कि वो ऐसे और वैसे और ये हो जाए और वो हो जाए और बच्चा भी चाहिए ज़ाया हो जाए और ये हो जाए। मुझे उस बच्चे के लिए अल्लाह से मैं माफ़ी मांग रहा था, उसके लिए दुआ भी कर रहा था कि वो हलाली बच्चा, वैसे तो निकाह हुआ था उनका, कि जो अभी दुनिया में आया भी नहीं है, उसके ऊपर उसके बाप ने ये इतनी बड़ी बात कर दी है। मुआशरा तो ऐसा फजूल है कि पुरानी बातें नहीं छोड़ता, फजूल बातें कहता रहता है। बच्चे नशे पे लग जाते हैं। और उसने नहीं सोचा, और उस बच्ची को भी मैंने कहा, मैं कहा बेटा अब आपको मेरी बात याद आई है, मैंने आपको कहा था कि मुझे क्या पता था ऐसा निकलेगा। तो उसने तो मुझे बड़ी घटिया बात की है। वो तो मुझे कह रहा है कि तुम हो ही बेहया, तुमने अपने बाप की भी इज्जत का नहीं ख्याल किया था, अब तुम्हें बड़ी इज्जत याद आ रही है। तो वो दुनिया जहान के मर्दों को गालियां दी जा रही थी कि मर्द ऐसे और मर्द वैसे होते हैं। तो मैं कहा बेटा मर्द में तो फिर बड़े बड़े अल्लाह के बंदे आते हैं, आप ऐसी बात ना करें, सारे ऐसे नहीं होते। लेकिन बहसीयत औरत के इज्जत आप ही के पास थी, इज्जत औरत की लुटती है, मर्द की नहीं। तो बेटा मैंने आपको वार्न किया था, मैंने आपको बताया था ना कि नहीं मुझे ये लफ्ज उसके तंग कर रहे हैं। मैं क्या उसके जो मर्जी लफ्ज तंग कर रहे हैं। आपके अब्बा इतने बड़े ऑफिसर थे, आपको सोचना चाहिए था उस वक्त तो। और उसके बाद मजीद आपने ये लिमिट क्रॉस की। मैं अभी किसी प्रोग्राम में हल्का सा वो भी इशारा दिया था। तो रिसेंटली 2-3 केसेस ऊपर तले क्लिनिक पे वैसे आ गए मेरे पास फिजिकल। उसमें मतलब इंतहाई इनोसेंट बच्चियां हैं, मैं यही कहूंगा 20-20 साल की भी नहीं होंगी। अफसोसनाक बात यह है कि माँ ही साथ होती हैं। ये मैं करता धरता हूँ, या टॉप क्लास अपनी जो हमारी जेंट्री क्लास जिसे कह रही, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, 23वें 24वें ग्रेड की बात कर रहा हूँ। यानी बिजनेसमैन भी आम नहीं अगर हैं तो बहुत ऊपर के, या अफसरान हैं या ताकतवर लोग हैं, जो भी हैं, ये उनकी जो मुल्क की पॉलिसियां बनाते हैं, जो जिनके हाथ में बागडोर होती है, कवानीन ऊपर नीचे कर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि बात किधर जा रही है। पहले तो वो माएँ ज्यादती करती हैं जो बाप से बात छुपाती हैं, या बच्चों को ये इंप्रेशन देती हैं कि बाप तो है ही जालिम है या बाप गलत है, या बाप से छुपा के बच्चों को सपोर्ट करने की कोशिश करती हैं कि ऐसे नहीं वैसे कर लो, स्पेशली बेटियों को। एजुकेशन तो हम दे रहे हैं, देनी चाहिए, ज्वाइंट है, को एजुकेशन है नहीं है, ये बातें तो अब शहरों में तो बिल्कुल नॉर्म हो गई। बच्चियां अब स्कूटियां भी चला रही हैं, सारा कुछ है, नौकरियां कर रही हैं। ज़्यादातर कॉलेजेस में, प्रोफेशनल कॉलेजेस में गर्ल्स ज़्यादा हैं, सीटों पे भी आगे वही आ रही हैं। जब उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल रही है, वो मर्द हजरात की खामखा की ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होती, अकड़ जाती हैं। मर्द अगर अपना असल रोल प्ले नहीं करेगा तो वो उसकी किस चीज़ की इज्जत करे। लेकिन अगर उससे पहले माओं को ही नहीं वो देखेंगी कि वो बाप की रिस्पेक्ट कर रही हैं या बता रही हैं कि मेल का ये रोल है, या
हमें रिस्पेक्ट करना है या बाप का या तो हालात और तरफ जा रहे हैं। मैं जितना कैमोफ्लाज करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये इशू में जो मेन लाना चाह रहा हूँ, मर्दों की बेगैरती तो है, हया जो जिसे लफ्ज है ना हया, मैंने 3-4 बच्चों से पूछा हया की क्या इंग्लिश है, हया क्या होती है, नहीं पता। एक दो ने तो हंस के कह दिया हमारी उर्दू वीक है, हमने ये वर्ड ही नहीं सुना हुआ। होती क्या है पता नहीं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, अगर तुम हया ना करो तो जाओ जो मर्जी करो। इस्लाम सारा का सारा, ईमान सारा का सारा हया है। अल्लाह की हया। बेटा कई बार बाप से ऊंचा होता है, जवान होता है तो ताकतवर भी होता है, बाप बूढ़ा हो गया होता है। अगर वो बाप को अचानक कह दे आपको क्या तकलीफ है, मैंने एक रखी ना, तो आपको सीधी आ जाएगी समझ, तो खत्म हो गई बात। अब्बा जी की सारी डोमिनेंस, अब्बा जी के सारे रोल। लेकिन हया में बेटा ये नहीं कह रहा होता, चाहे बाप गलत भी होते। कपड़े कैसे पहनने हैं नहीं पहनने, पर्दा करना है नहीं करना, मैंने आप लोगों को भी कभी नहीं कुछ कहा। मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, आप मरीज हैं जैसे भी आते हैं। मैं जजमेंटल भी नहीं होता। दूसरा ये कि ज़बरदस्ती भी क्यों करूँ। जब मर्दों की आंखों में नहीं पर्दा है, जब वो उनकी आंखों में पर्दा नहीं है, तो मैं औरतों को, अकेलियों को क्या बाउंड करूँ। पर्दा तो शुरू आंख से कर रहा है रब। अपनी नजर, अपने अपना फोकस उसको नीचा रखो। हया, निगाह नीची रखनी। पहले मर्द को हुक्म है, फिर औरत को। लेकिन मैं डिस्टर्ब हुआ हूँ पिछले 1-2 दिन 3 दिन ऊपर तले केसेस आए हैं। माँ आ रही है साथ, फिर वो हंस के कह रही है कि चले ये दोनों बैठी हैं, मैं बाहर जाती हूँ, ये मेरे सामने बताएंगी नहीं। बड़ी बहन छोटी बहन को फैसिलिटेट कर रही है। मेरे मियाँ के फ्रेंड जो हैं, उनको ये डेट कर रही है। मैं पहले पूछ रहा हूँ ये स्कूल में है कॉलेज में है, मैंने नहीं, ये ग्रेजुएशन कर रही है या मास्टर्स कर रही है। वो इतनी इनोसेंट लुकिंग है, इतनी बच्ची है, बातें भी ऐसे ही कर रही है। ये जो तूफान है इसको तो आप रोक नहीं सकते। मैं शायद वो आखिरी जनरेशन हूँ जिसने ये लड़ाई झगड़े देखे हैं कि आपके लड़के ने हमारी छत पे खत फेंका है, रुका फेंका है, या फलां बच्चे के हाथ हमारी बेटी को रुका चिट्ठी पहुंचाने की कोशिश की है, कत्ल होते देखे हैं मैंने। अब तो सोशल मीडिया पे नंबर की भी जरूरत नहीं होती। इंस्टा का अकाउंट ढूंढा था, उस पर बात हुई थी, माएँ भी फैसिलिटेट कर रही हैं, खुद आके मेरे से बात करते हैं। मैं कहता हूँ जी आपके जानने वाले, आपके जानने वाले हैं कैसे, नहीं वो ये इसने सोशल मीडिया पे इनकी बात हुई है आपस में। हम इतनी इतनी उम्र वाले लोग जो हैं, वो अगर पता करवाने निकलते हैं अपने शहरों में वहां पता कराना इतना मुश्किल है। पता तो मेन लड़के का ये कराना होता है कि वो नशेई तो नहीं है, कोई गलत आदत उसको, जुआरी तो नहीं है, जानी शराबी कबाबी तो नहीं है। एक आध बार तो जिंदगी में शायद कईयों से ये हरकत हुई हो,
तौबा ताइब कर चुका हो, उसके बारे में यही पता हो कि नहीं बहुत अच्छा इंसान। लेकिन ऐसा हैबिचुअल तो नहीं है कि पूरे मोहल्ले में बदबू फैली हुई है, इमाम मस्जिद ने नाम सुनते साथ कह दिया भाई जी तौबा करो निकलो बाहर, छोड़ो परे जान छुड़ाओ, या मोहल्ले का दुकानदार या कोई वाकिफ उस गली में रहने वाला कोई रिश्तेदार आपको नजर आ गया, उसने कह दिया नहीं यार इनकी खुशबू ऐसी, पूरा घर ही ऐसा है, वैसे हैं तैसे हैं, तो चलो ऐसे तो नहीं है कि बेटी हमारी तंग होगी, पता तो ये कराना होता है। तो अपने मुल्क में अपने शहर में पता कराना इतना मुश्किल होता है, और बेटियां बेटे इतने समझदार हो गए हैं कि 20-20 साल की उम्र में सोशल मीडिया पे मैसेंजर पे बात हुई और उन्होंने एक दूसरे की तहकीक भी कर ली, और अब अम्मा जान फैसिलिटेट भी कर रही हैं, और अब्बा जान बड़े हरामी जालिम हैं, उनको पता चल गया तो वो कैदो बन के खड़े हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब आप ज़रा जल्दी से दुआ करें, ऐसा मंत्र बनाएं कि महबूब आपके कदमों में और अब्बा सर के बल नाक के बल नीचे गिरे। वो सारी बातें ठीक है, लेकिन अगर बेटी ये कह रही है कि वो ये थोड़ी सी वरीड है, क्या मसला है, वो वो कहती आप बता दो, वो कहती तुम ही बताओ, कहती मैंने अम्मी को कहा भी था वो खुद बता दे। मैं क्या बेटा क्या बात है, नहीं तो आप दुआ कर लें। डॉक्टर साहब इसको ये डर है कि वो, वैसे तो वो लड़का कह रहा है कि वो अपनी अम्मी को भेजेगा, लेकिन डॉक्टर साहब इसका एक्स जो है ना, उसने शायद उसको उसकी वीडियोस भेज दी है। मैं तो परेशान होकर उनकी शक्लें देख रहा हूँ, वो जितनी आराम से मुझे बता रही हैं उनके लिए ये कोई बात ही नहीं है। ये वरी सिर्फ है कि वो एक्स जो मिस्टर एक्स वाई जेड हो गए, मतलब एक्स वाई जेड का होता है वगैरह वगैरह वगैरह, उनके साथ कोई वीडियो भी थी, कोई पिक्चर्स भी थी इंटीमेट। अब डर ये है कि वो जो नए साहब हैं उनके पास ना आ गई हूँ, उसने दे ना दी हूँ, वो कहीं जीजू जी को ना बता दें, जीजू जी कहीं बाजी को ना तंग करें। ये एक बार नहीं हो रहा, ये मल्टीपल केसेस आ रहे हैं मेरे पास, थोड़े से रद्दो बदल से आगे पीछे। ये भूखे भूखे नंगे लोगों का मसला नहीं है, ये जाहिलों का मसला नहीं है, अनपढ़ों का मसला नहीं है, गरीबों का मसला नहीं है, गली मोहल्ले में रहने वाले एक घर में 6-6 खानदान घुसे में उनका मसला नहीं है, जाहिलों की बच्चियों का मसला नहीं है जिनके हाथ फोन आ गया तो वो खामखा इधर उधर लड़के फांस रही हैं। ये करता धरताओं के, अमीरों के, पढ़े लिखों के घरों के हालात है। अल्लाह इन्हें गेज करता है, इन्हीं के ऊपर हद आती है, इन्हीं ने अपने आप को संवारना होता है। अगर हया का लेवल ये आ गया है कि माँ कह रही है कि बेटियां अपना मसला एक गैर महरम, डॉक्टर साहब चले मैं एक डॉक्टर हूं जो भी मेरा एक इमेज है, लेकिन माँ को पता है कि ये इशू क्या है सारा, इस तरह की छोटी मोटी बड़ी गलती भी हो जाती थी तो बहरहाल आज से 20-30 साल पहले क्राइटेरिया ये था कि उसे छुपाया जाता था, खत्म किया जाता, बताया नहीं जाता था, किसी तरह मिटाया जाता था। हो गई बच्चों से गलती, जिनकी शादी नहीं हुई उनके बारे में शरीयत की भी शर्त थोड़ी, सजा थोड़ी नरम है, लेकिन बहरहाल उसको इतना नॉर्म कर देना, मैं शायद कह भी नहीं पा रहा क्योंकि मैं नरेट करना नहीं चाह रहा हूं डिटेल्स को। कि हो सकता है आप में से कुछ लोग, मुझे आप लोगों का भी नहीं पता हो कि आप में से कितने लोग सोशल मीडिया पे इसी तरह के एक्टिव या स्टोरीज भी पता होती हैं। मुझे आज किसी सेलिब्रिटी का फोन आया, वो बंदा परेशान, वो अपना बता के पहले इस बात पे परेशान कि मुझे नहीं पता उसका उसका नाम ही नहीं पता, मुझे मुझे पता ही नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बच्चों से पूछ बैठा, ठक 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 उन्होंने डाटा मेरे सामने बोलना शुरू कर दिया।
वो फलां के बारे में कह रहा होगा, उसको उधर से ब्रेकअप हो गया ना, तो वो इसलिए परेशान होगा और उसका ये हो गया और वो उसने ये कर दिया, उसने उसका बता दिया, ये उल्लू का पट्टा, इसने फलां को ऐसे कर दिया। तो मैं क्या यार, साढ़े मरासी साढ़ा हिसाब रखते होंगे थे, ठीक है। वो रिश्ते लेके जाते आते थे, उन्हें हर खानदान की, पूरे के पूरे गांव की उन्हें पूरी डिटेल पता होती थी। तुम लोग चौधरियों के बच्चे हो गए, तुम लोग किन चक्करों में पड़ गए? नहीं नहीं बाबा, ये तो पूरी सोशल मीडिया पे आम है, आपको इसको पता ही नहीं है यार, ये कारनामे, ये हीरोज हैं हमारे। लेकिन चलो, ये तो जो भी है, ये सारी पौध का ये हाल है। मुझे नहीं पता इस बात को करने का भी फायदा होगा कि नहीं होगा। इसमें से मैं किसी जज को, किसी जर्नैल को, किसी एमपी एमएनए, किसी वजीर को, किसी मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को जगा के मैंने क्या करना है? वो तो जागे हुए हैं पहले, उन्हें तो जागे लग गई हुई है। मैं माओ को जगाना चाह रहा हूँ, शायद कोई माएँ जागे, शायद वो कुछ ध्यान कर लें। ये हया जो थी, या शायद मर्द को रिज़्क़ हलाल घर लाना शुरू करें। मुझे नहीं समझ आ रही है क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें जो खतरनाक चीज़ है, मुझे ये नहीं मसला है कि वो किसी एक दो ने जना किया या नहीं किया, या तस्वीरें दी या वीडियो दी। असल मसला ये है कि वो एहसास ज़िया भी नहीं है उसमें, एहसास गुनाह भी नहीं है उसमें। वो इतना नॉर्म है, वो बच्चे और उनकी माएँ वो इस तरीके से मेरे से डिस्कस कर रहे हैं जैसे ये कोई बड़ी बात ही नहीं है। उनका कंसर्न ये नहीं है कि उसने शरीयत की हदें पार कर ली हैं, या उसने पिल टाइम पे नहीं ली। एक केस में मां बार बार एक्यूज की जा रही कि सुल्लू की पट्टी को मैंने कहा था कि पिल पास रखा करो। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस नबी की उम्मत से हूं और ये किस नबी की उम्मत से हैं, और हमारे नाम क्या है और हम दुनिया के सामने कौन है। मुझे बार बार पॉडकास्ट करने लोग आते हैं, कहते हैं, करें, मैंने कम कर दिए। वो बार बार कहते हैं, डॉक्टर साहब आप कहानी बड़ी अच्छी नरेट करते हैं, आपके पास वाकयात बहुत हैं, आपके मरीजों की आप कैमोफ्लाज भी कर लेते हैं, आइडेंटिटी भी छुपा लेते हैं, लेकिन बहरहाल आपका तरीके बयां, आपका फलां, वो आप बताएं। क्या बताऊं मैं? पेट से कपड़ा उठाऊं कि मैं नंगा हूं? मैं रब से मुझे तो खौफ आना शुरू हो जाता है। अपना रोल अब मुझे नहीं समझ आता कि मैं उस बच्ची को समझाऊं या उस मां को समझाऊं कि बीबी तू क्या कह रही है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनमें से बहुत सी बच्चियों ने, बहुत से लड़कों ने मेरी कुछ 6 महीने, कुछ साल की मेहनत के बाद ये कहा, हमें पता ही नहीं था कि ये गलत है, हमें किसी ने बताया ही नहीं था कि ये इतनी बड़ा जुर्म है, हमें तो नहीं एहसास था कि ये बात ऐसी है। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्यों नहीं बता था, ये किसने बताना था, ये कैसे बताया जाना था। अगर माएं भूल गई हैं तो क्यों भूल गई हैं? ये कब से ये इतना आसान या इतना सस्ता ईमान या हया हो गई है, या इररेलेवेंट हो गई है? क्यों? कहीं बहुत बड़ी गलती हो रही है। हम सारे आशिक रसूल बने हुए हैं, हम सारों के नाम मुसलमान हैं, हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया है। मैं अभी कल परसों देख रहा था, किसी ने मुझे भेजा, मैंने शायद इधर पॉडकास्ट में, इधर दुआ सेशन में बैठे, शायद वो जमाल के क्या नाम था लड़का, उसकी तारीफ कर दी कि पता नहीं क्या कर दी। उसकी मैंने फुटबॉल प्ले की तारीफ की, मुझे नहीं मसला मुसलमान है कि नहीं, मुझे पता ही नहीं पाया कि नहीं, मैंने उसकी तारीफ की कि वो अच्छा खेल रहा था। लेकिन मुझे ही आप लोगों ने वीडियोस भेजनी शुरू कर दी
कि आप जिस मुसलमान चैंपियन हीरो की तारीफें कर रहे थे, ये देख लें ये क्या गुलछड़े उड़ा रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। यंग चैप्स भी यही देख रहे हैं, तो वो उसके नॉर्मल ले रहे हैं, वो हीरो, उनका हीरो ये है। हमारा हीरो सिर्फ एक है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने शिरक शुरक के नाम पे, वहाबी सुन्नी के नाम पे, शिया के नाम पे ना अहले बैत की मोहब्बत रहने दी, ना सरकार दो आलम की मोहब्बत रहने दी। मोहब्बत आप सिर्फ हिलेल के नात शात पढ़ ली, साल में एक बार बहस कर ली कि मिलाद शरीफ मनाना है नहीं मनाना। ये क्या सरकार की उम्मत की ये माँ या बेटी या बच्चे या औलाद, मुझे नहीं समझ आ रही क्या है। मैं आज से 10-20 साल पहले से ये तो डील कर रहा था शादीशुदा बच्चियों का कि मेरा खामन, डॉक्टर साहब आपको नहीं पता ये जितने ब्यूरोक्रेट होते हैं आप नहीं जानते, डॉक्टर साहब मुझे खुद पता, मैंने रंगे हाथों से पकड़ा है, 2 रखी हुई है उसने, मैंने भी इसलिए चीट किया। तो मैं उसे कह रहा था कि बेटा वो अगर दोजख कमा रहा है, तूने किस खाते में चीट करना शुरू कर दिया? क्योंकि मैं मौलवी तो हूं नहीं, मैं तो उन्हें डॉक्टरी, मेरे पास तो बीमारी लेके आती थी, लेकिन मेरी अल्लाह ने कोई ऐसा मुझे वो सेंस दिया है या कि मैं एकदम उनकी बीमारी, वो नहीं डिस्क्लोज करते थे पहले, ये लोग वो नहीं डिस्क्लोज करते थे, वो तो मैं उस बंदी को या बंदे को एकदम कहता था कि बच्चे यहां आपने ये किया है, ये बीमारी वहां से है। उन्होंने कहना ये तो इन्फेक्शन है ही नहीं, क्या इन्फेक्शन लगी? मैंने उन्हें समझाना कि नहीं ये इन्फेक्शन नहीं है, यहां से नापाकी दाखिल हुई है, यहां से बरकत उठी है, यहां बाकी नहीं रही है। तुम कहने को एक अल्लाह के बंधन में हो, लेकिन तुमने उस बंधन को खुद तोड़ दिया है। जी मैंने चीट किया, मैंने गुस्से में किया, मैंने उसके बदले में किया। मैंने कहा भाई उस उल्लू के पट्टे से तलाक लेनी थी और इधर आ जाना था। अल्लाह ने कब मना किया तुम्हें? या वो हरामी अगर बेटी को ही तंग कर रहा था तो तब भी निकाह तेरा तूने खत्म करनी थी बात, लेकिन मैं फतवा नहीं दे रहा, लेकिन तुम ये मत करो। यहां तक तो खैर थी, आ जाके सूरह रहमान सुनवा देता था। फिर वो लड़कियां, वो औरतें या वो जो पार्टी मेरे पास आती थी, वो कई बार पहली या दूसरी विजिट में मेरे से लड़ना शुरू कर देती थी। डॉक्टर साहब आप मुझे ही कह रहे हैं, उसका नहीं आप कर रहे, उसको बददुआ दे दें, ये कर दें। मैं कहता अल्लाह ने तुम्हें मेरे पास भेजा है, तो अभी पहले तुम्हारे लिए कोई तुम्हें करेक्शन की जरूरत है, अल्लाह उसे भी भेज देगा मेरे पास। और रब ऐसा वक्त लाता था कि वो भी उल्लू का पट्टा पहुंचता था, चाहे किसी और तरीके से आता था, उसे पता भी नहीं होता था। उसकी बेगम साहबा भी मेरे पास बैठ के जा रही है, उसकी पूरी कच्छा मेरे सामने खुला। बहुत सौ की बेहतरी हो गई, लेकिन ये जो अब केस आने शुरू हुए हैं, ये प्योर यंग जनरेशन के है। और उसमें खौफनाक चीज जो है वो ये है कि इन बच्चियों को ये बात वाकई नहीं पता है कि ये चीजें इंतहाई सख्ती से गुनाह है, बड़े गुनाह हैं ये गलत हैं, या अल्लाह रसूल इसमें नाराज होते हैं। और ये भी मैंने उन्हें देखा है कि अगर मैंने उन्हें ये कह दिया उन बच्चियों को या बच्चों को कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे फेस करोगे, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस बात को सख्त नापसंद करते थे, तो वो बच्चे अगर अगली सेटिंग में आए हैं या फोन मुझे कर रहे हैं, तो अब वो सारा ये रोई जा रहे हैं। उन्हें भूल गया कि वो जीजू जी नाराज ना हो जाए, वो ब्रेकअप ना हो जाए, मेकअप ना हो जाए। अब वो रोई जा रही है कि नबी पाक हमें माफी नहीं मिलेगी। तो मुझे एक गुंजाइश मिलती है तो उन्हें प्यार से समझाना शुरू करता हूँ कि आप आइंदा से तौबा कर लो, आप ये याद रखा करो कि नबी पाक देख रहे होते हैं, जहां जहां रब्बुल आलमीन होता है वहां हमारे रहमतुल आलमीन होता है। फिर उनके गिले शिकवे माँ और बापों से शुरू होते हैं। वहां नजर आता है कि माँ और बाप जो हैं, वो मामलात जो बच्चों के सामने नहीं आने चाहिए थे, वो तो बचपन से उनके सामने ही खैर से कैजुअल है। या अब्बा हजूर के गुलछड़ों की दास्तानें माँ खुद रो रो के बेटियों को, छोटे में या बेटों को सुनाती रही है, उनके लिए वो चीजें नॉर्मल रह गई हुई हैं। अब्बा हजूर खुद घर में शराब फ्रिज में रखते थे, बेटा लग गया उस पर। अब्बा हजूर खुद घर में रिश्वत का पैसा ला रहे थे, उनके ख्याल में सूअर तो नहीं खिलाना था बच्चों को, लेकिन रिश्वत या लूट मार का माल खिला देना था।
ये भी वजूहात होंगी, लेकिन मेरी माओं से दरख्वास्त है, मेरी नहीं भी आपको पता, आपकी खुद अपनी एजुकेशन भी नहीं है। बहुत सी और लेडीज ने मुझे ये माना है उनसे कि 40-40 साल उम्र हो गई हमारी, हमें नहीं पता था, हमें पता ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही हम कौन सा कुरान करीम पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या एजुकेशन स्कूलों में हो रही है या कॉलेजों में हो रही है या मुआशरे में। तो पहले तो मोहल्ले के बड़े ही जो हैं उनकी प्रेजेंस ही बहुत कुछ सिखा देती थी, लेकिन हालात इस नहज पे चले गए हैं कि मैं नहीं चाहता कि जिन लोगों को अभी पिछले कुछ हफ्ते मेरे पास आए हैं तो उन्हें अगर कहीं वो देखें तो शायद परेशान होकर ना आए या कुछ जो भी है, लेकिन वाकयात या हालात इतने गंभीर, ये इतनी लोएस्ट लेवल पे जा रहे हैं कि ऐसे लगता है जैसे मैं यूरोप के कोई या अमेरिका के या उन मादर पिदर आज़ाद मुल्कों के मुआशरे के की लोएस्ट या रेड लाइट एरिया के लोगों से बात कर रहा हूँ। या उन्हें ये एहसास ही नहीं है कि ये बातें कितनी बड़ी बातें हैं। हया क्या चीज थी, हया है क्या, हया करनी किससे है, हया ही तो तकवा है, रिगार्ड अल्लाह का। उस बंद कमरे में यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो हया ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। जुलेखा तो कह रही आओ, और जुलेखा को उस पत्थर के रब से हया आ रही है, उसके ऊपर कपड़ा डाल रही है। वो पूछ रहे हैं उसे क्यों डाला है उस पर, कहती मुझे इससे शर्म आ रही है, ये मेरा रब है। और हमारा जीता जागता रब, हमें उसका एहसास भी नहीं है, उससे हया भी नहीं है, आगे से हम अपने बच्चों को भी एहसास नहीं दे रहे, ना उन्हें बता रहे हैं। हालात इतने जब नीचे जा रहे हैं हम अल्लाह से गिला शुरू कर देते हैं। खुदारा सोचिए, सियासतों को छोड़ें, अब जिस लेवल के भी उलमा कराम हैं, जुमे के सरमन जो देते हैं अच्छे अल्फाज में, किसी ऐसे तरीके से नौजवान नस्ल में सरकार की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, अहले बैत की, अल्लाह के प्यारों की मोहब्बत इस लेवल की पैदा करें, साथ उन्हें यह एहसास दें कि वो देख रहे होते हैं, उन्हें मुंह दिखाना भी है जाके। ये जो आखरत का कॉन्सेप्ट है ये लाजिम है। ये लेटर एंड स्पिरिट में आपने नोट किया होगा, छोटे बच्चों के सामने आप जिन चीजों से डरते थे, आप भी डरते थे, मां डरती है अगर अब्बा आ गया, तो बच्चे भी डरते थे कि अब्बा आ गया। अब्बे सिर्फ थोड़ा डर के रहना है, लेकिन जहां अब्बा डर के घर में एंटर हो रहा है तो बच्चे भी अब्बे की परवाह नहीं करते, आ भी गया कि नहीं आ गया। जिन चीजों से फिक्र आप शो करते थे कि यह होना जाए, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, बच्चों के सामने भी कंसर्न शो करते थे। कुछ चीजों के बारे में बच्चों को डांट देते थे कि तुम लोग उठ जाओ यहां से, हम कोई बड़े बात कर रहे हैं, बड़ों में तुम लोगों ने नहीं बैठना। बड़ों की लड़ाई हो भी गई है तो बच्चों के बोलने का, बैठने का, कमेंट देने का कोई कमाल नहीं। बच्चा जज्बाती हो गए माँ को कहने भी लगा, अम्मा फुफ्फो को मैं नहीं छोड़ूंगा, खबरदार बकवास की तो तुम कौन होते फुफ्फो के और मेरा मामला है। ये था मसला। वो सब तो गया, बच्चों ने अपनी मर्जी की नई फूफियां, मासियां, मामे, चाचे पैदा करने शुरू कर दिए, बनाने शुरू कर दिए। हालात आपके हाथ से निकल गए हैं। लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि अभी भी वक्त है, रब अभी मौजूद है, उसके आगे पूरी आजिज़ी से, खलूस नीयत से पेश हों। सरकार से मोहब्बत है, ये जहन में रखें कि आपने उन्हें चेहरा दिखाना है। गलतियां हम सारों से होती हैं, हम सारों से हो सकती हैं, तौबा करके भी टूट भी जाती है कई बार, लेकिन बहरहाल ये तो पहले अवेयरनेस हमारी नौजवान नस्ल के भी हो, हमें खुद भी पता हो कि गलत गलत है, सही क्या है, हदूद क्या है।
क्योंकि मुझे इन चीज़ों ने एक ये पिछले 1-2 माह के तजर्बात में हिला के रख दिया है। मैं अमूमन उसे काउंटर करना शुरू कर देता हूँ, कोई और स्ट्रेटजी बनाना शुरू करता हूँ, उस टॉपिक पे उस प्रॉब्लम को सोच के उस पे आप लोगों से बात करना शुरू कर देता हूँ। रब उस तरह के मरीज़ भेजना शुरू कर देता है। मैं लाइटर टोन में उनके साथ ही बात करते करते कोई मैसेज कन्वे करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरी तो कोशिश होती है एक भी बच गया, जिसने एक की भी जान बचा ली, जिसने एक की भी इज्जत बचा ली, जिसने एक को भी सीधे राह पे ले आया, जिसने एक को भी तबाही से बचा लिया, उसने इंसानियत को बचा लिया। तो चलो एक भी बात ले गया तो मैं समझूंगा मैं कामयाब हो गया। लेकिन अब जो सूरत हाल आ रही है, मैं क्लूलेस हूं। मैंने माँ से ही बात करनी है कि बीबी जाग, ये बच्चियां, मैंने बच्चियों का सीक्रेट भी रखना है, बच्चों का सीक्रेट भी रखना है। फिर माँ बाप से बात करनी है ना कि आप थोड़ा टाइम दें, घर में प्यार करें, इन्हें टाइम दें, ये सोशल मीडिया, ये फ़ोन शोन पे कम टाइम दें, आप अपने आप टाइम दें। लेकिन अगर माँ ही कह रही है कि सुल्लू की पट्टी को मैंने कहा था कि पिल टाइम पे ले लिया, रख लिया करे साथ, सेफ सेक्स की बातें हो रही हैं, तो मैंने किसको कहना है? मैं नहीं कह सकूंगा। मुझे जवाब ये सुनने को अनकरीब मिल सकता है, हु द हेल आर यू, इट्स नन ऑफ योर डोमेन। दवाई लिखो अगर लिखनी है तो, लेक्चर ना मुझे दो। ये मेरी जिंदगी है, ये हमारी बच्ची है, ये हमारा बच्चा है। लम्स यूनिवर्सिटी में आपकी एलीट क्लास में से कोई साहब जाके उसके उस वक्त के वीसी साहब को और एक प्रोफेसर साहब को लताड़ चुके थे कि मेरी बच्ची ने क्लासरूम में नहीं किया, वो बाहर जो दोनों बच्चे कर रहे थे उसमें आपका क्या ताल्लुक है? ये हमारे मसले हैं, तो आप क्लासरूम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मैंने उस वक्त अपने भाई से पूछा, कंफर्म करने की कोशिश की कि यार ये तुम्हारा कोई फैकल्टी है, मेरे पास पेशेंट आया, वो परेशान हो गया, साइको हो गया, ये वाकया बता रहा है, कोई ऐसी बात हुई है नहीं हुई है? वो बड़ी देर बैठे रहे, उसने कहा कि भाईजान मेरी यूनिवर्सिटी, मैं अपनी फैकल्टी में, आप मेरे से ना कुछ पूछें, हाँ वो बंदा जो है उसको आप किसी तरह ट्रीट करें। काफ़ी साल पहले का वाकया है, मुझे हजम नहीं हो रहा था, मैं समझा ये साइको है, ये एवं ही कोई स्टोरी बना रहा है। कैसे हो सकता है कि एक बाप आके अपनी बेटी के इस फेल को, मैं सेंसिटाइज ही आप लोगों को कर सकता हूँ कि मैं खुद हिल गया हूँ। ये इशू वाकयात को मैं क्या सुना के करूँगा, डिटेल्स में चस्कों में क्या पड़ा हुआ है? मैंने आपको एक दो फिक्रे बोले हैं, इनके अंदर ही आप सोच सकते हैं कि हालात किधर को जा रहे हैं। और ये एक आध केस पे मैं नहीं कह रहा, ये फ्रीक्वेंसी तेजी से बढ़ रही है। इसमें खौफनाक बात यह है, वो मुझे शेर उन्हीं का है कि माइक बाल का शायद है कि काफले से एहसास जिया जाता रहा, कुछ इस तरह करके उनका शेर है किसी को याद? नहीं याद है जी। मताए कारवां जाता रहा, काफले के दिल से एहसास जिया जाता रहा। तो वो यानी काफले को अब या लुट गया, ईमान की दौलत लुट गई, उन्हें एहसास ही कोई नहीं है कि ईमान ही चला गया, उन्हें लुटने का ही एहसास नहीं है, कोई अफसोस ही नहीं है। वो सिचुएशन मैं सच देख रहा हूं कि अगर एक माँ को ये पता है कि उसकी बेटी ये हरकत मल्टीपल टाइम्स कर चुकी है या कर रही है या इस रास्ते पे जा रही है, और एक नहीं, तो वो बजाय इसके कि वो उसको मारे पीटे या सख्ती से रोके या उसको गाइड करे एक बार पहली गलती पे कि खबरदार जिंदगी भर ये करना, अल्लाह से माफी मांगो, तौबा करो, ये करो, वो उल्टा उसे कह रही है तुम टाइम पे दवाई लो। हालात क्यों इधर को जा रहे हैं? ये जो नोटिस है, ये जो मोबाइल है या जो भी मीडिया है, इसमें कोई शक नहीं कि अब इसकी जो यलगार है इसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन आपकी जो वैल्यूज थी, आपका जो अल्लाह का जो पैगाम था, वो कभी गलत नहीं हो सकता और वो कभी इनफेक्टिव नहीं हो सकता।
लेकिन वो पहुंचाया तो जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि हर आने वाला दौर पिछले से वर्ष की तरफ जा रहा है, वो तो क़यामत की तरफ आना है, वो होना है, लेकिन अपने हिस्से की कोशिश करनी लाजिम है। जाग सकते हैं तो जागिए। आज की मेरा ख्याल है दुआ को यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं। मैंने शायद ज़्यादा गंभीर बात कर दी है, खामोशी से कोई मेरे आगे टुक्कर डाल गया कि भाई तू चुप कर, रोटी खा और जा। किसी ने कोई बात तो नहीं करनी है? जी बेटा, आप बार बार हाथ खड़ा कर रहे थे, आप भी खड़ा कर रही थी, वो बच्चा। जी सर ये जो सरकार दो आलम ने रोज़ा रखने की तरगीब दी है, अब इस चीज़ को कॉमन करना चाहिए। ये बहुत प्योरिटी की तरफ ले जाती है और इससे क्या कहते हैं बैलेंस भी ठीक रहता है, सेल्फ कंट्रोल भी, और इस चीज़ को नॉर्मलाइज नहीं किया गया। मैं जुमे के खुतबे में भी सुनता हूँ, इस चीज़ को नहीं प्रमोट करते कि आप भूख रखें, ज़्यादा भूख रखें। बेशक आपके घर वाले खिलाफ भी हों, लेकिन आपकी कॉज प्योरिटी है, आपकी माइंड की प्योरिटी है। इवन हिंदू योगी कर रहे हैं, वो इस चीज़ को कोई और नाम दे देते हैं। तो जितनी ये चीज़ प्योरिटी की तरफ जाती रहेगी, और ऐसे चलो जिक्र अज़कार तो चलो नहीं, लेकिन ये जो रोज़े रखने वाली चीज़ है इसको प्रमोट भी करना चाहिए और कॉमन भी करना चाहिए। तो ये जो उलमा हज़रात हैं, ये इसको अगर कर दें तो इसमें काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जी, रोज़ा बड़ी खूबसूरत इबादत है। वो अल्लाह और अल्लाह के बंदे के दरमियान एक ऐसी चीज़ होती है जिसका गवाह सिर्फ अल्लाह होता है। आपको दुनिया के किसी बंदे को आपने जवाब नहीं देना, तो आप खा लेते हैं, किसी को नहीं पता, नहीं खाते हैं, लेकिन आपको एहसास होता है कि अल्लाह देख रहा है। ये ट्रेनिंग तो हमारे घरों में रमज़ान में होती है, फ़िलहाल तो हो रही है, जिन मेरा तो ख्याल है एलीट क्लास में भी हो रही है। हाँ, रमज़ान के अलावा भी गाहे बगाहे अगर माँ रोज़ा रखती है, बाप रोज़ा रखता है कभी कभार, और बच्चों को भी, बालिग बच्चों को भी तरगीब देते हैं, वो ज़रूर उन्हें ये एहसास होता है कि अच्छा अल्लाह देख रहा है और मैंने ये पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना है ख़ास वक्त तक। इसी तरह उन्हें वैसे ज़िंदगी में अगर पूरा साल ये एहसास रहे कि अल्लाह देख रहा है, मैंने हद क्रॉस नहीं करनी। असल ट्रेनिंग तो इसी की होती है रमज़ान के रोज़े जो हैं। लेकिन बहरहाल जो दूसरे मामलात हैं, जो गलत हैं गलत हैं, जो सही हैं सही हैं, जो हराम है हराम है, जो हलाल है हलाल है, वो बड़ा क्लियर कट, कम अज़ कम पहले माँ बाप को, बच्चे नकाल होते हैं, बच्चे देख के सीखते हैं आपसे। छोटे बच्चे बिल्कुल बंदर की तरह नकाल होते हैं सिर्फ। तो अगर माँ बाप खुद वो हया प्रैक्टिस करेंगे, या वो ये देखेंगे कि ये चीज़ या बच्चों के सामने भी और ये सारा कुछ कि ये है ही गलत है और ये इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है और इसकी सज़ा बड़ी सख्त है। पसंद की शादी करना कोई जुर्म नहीं है, एक दूसरे को पसंद कर लेना। को एजुकेशन अब आप नहीं रोक सकते, आपकी इतनी आबादी है, इतनी इंस्टीट्यूशन है चल रही है, वहाँ पे टीचर्स को, वहाँ की ये इंतज़ामिया को ये एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। लेकिन जहाँ ये नेट आ गया और ये सारा कुछ आ गया, ये सारी चीज़ें, बाउंड्रीज तो क्रॉस हो गई, उसमें बच्चों को, आपको इखलाकियात, मोरालिटी जो खुद बच्चों में ये एहसास देना पड़ेगा, खुद भी बताना पड़ेगा कि बच्चे ये लिमिट्स आपकी हैं और ये क्रॉस नहीं करनी है। और आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो आपका वक़ार है, उस पर अगर आप कंप्रोमाइज़ करोगे, अगर आप खुद अपनी इज्जत नहीं करोगे, तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। हर इंसान के अंदर भेड़िया है और मर्द के अंदर तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको किस्सा एक एग्जांपल दे दिया, ये एक नहीं है, ये ऐसी 10-70 होगी। मैं इसलिए नहीं नरेट करता, यहाँ नहीं बोलने देता, नहीं आने देता, कि बुराई ज़रा तेज़ी से माइंड उस तरफ पिक करता है। अभी रिसेंट जो मैं यहाँ एक और मैसेज में भूल जाना था, जो बार बार मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ आते हैं आप अल्लाह के लिए आते हैं, तो अपना फोकस अल्लाह पे रखें और अल्लाह से दोस्ती ना तोड़ें, और अल्लाह की खातिर अपना जो भी करना है करें, उसके साथ अपना बॉन्ड स्ट्रांग करें। आप मुझे जवाब देनी है, अल्लाह को जवाब दें, उससे दोस्ती बनाएं। वो इतना प्यार करता है तो आप भी प्यार बन जाएं। लेकिन आपको मेरी बात नहीं समझ आई तो मेरे से पूछें। आप आपस में जब राब्ते करते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप में से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ लेवल पे हैं। कुछ लोग इंतहाई सादा हैं, बहुत ही मेच्योर हैं, बहुत ही सादा लोग हैं, मोहब्बत भरे हैं,
वो कहते हैं ये अगर सर के इधर बैठी हुई है, ये सर के साथ इतना करीबी है, बाद में वो रोते हैं 4-6 महीने बाद पता चलता है कि वो तो सर के नाम पे लुट गया है या लुट गई है, सर के फरिश्तों को नहीं पता। तो फोकस अपना, फिर अपना ध्यान मेरे पे रखें। मैं आपको अपने पीछे नहीं लगा रहा, लेकिन मैं जवाबदेह हूं आप लोगों को। आपका जो भी मसला है वो ठीक होता है या नहीं ठीक होता, नहीं ठीक होता, आपने सुनी 7 दिन सूरह रहमान या 2 हफ्ते आए या 3 हफ्ते आए, नहीं हुआ, चलो आगे जाओ। यहाँ से रिश्तेदारियां पाल के या आप ये समझेंगे या रूहानी मदारिस शायद तय कर लेंगे, या ये ज़रा ज़्यादा समझ गई है इससे पूछूंगा तो ये शायद मुझे आगे ले जाएगी। आप में से बहुत से दूसरी गलती ये कर रहे हैं, आपको मैं कहता हूँ दुआएं कराएं या मैसेज दें, तो आप दुआएं कराएं या मैसेज दें नए लोगों को। जिन्हें मैं मैसेज दे रहा हूँ, या यूं समझ लें जो मेरे काके काकियां हैं, उन्हें दुआ कराने की कोशिश मत करें। दुआ कराने का मतलब उन्हें सीधा करने की कोशिश मत करें, उनकी खामियां उन्हें पॉइंट आउट करने की कोशिश मत करें, उन्हें मेरे से भी डराने की कोशिश मत करें। तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हें सर जो तुमने तू बाज नहीं आ रहा, तो वैसे ना कर, नहीं, उन्हें मैं कर लूंगा। अगर आपको इनमें खामियां नजर आ रही हैं तो आपको मेरे में नजर आ रही है। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं इन्हें सही नहीं समझा सका और आप ज्यादा सही समझा लेंगे, तो आप बाद में रोएंगे। हो सकता है मैं उसे समझा चुका हूं, हो सकता है मैं उसे वार्न कर चुका हूं, उसने फिर भी खाई में छलांग मारनी है, आप बहुत हमदर्द बन रहे हैं, बाद में पता चला आपको भी साथ ले डूबा। क्योंकि ये बातें मैं, इसी तरह के लोग, वाकया यहाँ का नहीं है, इसी तरह किसी महफिल में लोग इकट्ठे होते थे, वहां दो दो कोलीग साहिबान, दो मरीज साहिबान आपस में ताल्लुकात बने। एक ने बाहर जाना था, उसने कोई 2.5-3 लाख रुपया दूसरे से कर्जा मांगा, उसने दे दिया, तीसरे की गवाही पे, तीसरे उस्ताद की गवाही पे। 6 महीने का कहा गया, 1.5 साल गुजर गया, वापस भी आ गए, अब सैर करने कहीं और भी जा रहे, अपने पैसे मांग बैठी है। अब अचानक उसके फ़ोन में न्यूज़ आ गई, अब एआई के साथ कुछ फजूल मवाद आ गया उसका, वो अपनी जगह कांप रही है। तो शुक्र उसके खामन ने उसका साथ दिया कि मुझे पता है तुम ऐसी नहीं है, कि अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब उस्ताद साहब से पूछा गया, उस्ताद साहब ने कहा कि यार मुझे भी है ये, मुझे वैसे फ़ोन आ गया है कि ऐसे हुआ है वैसे हुआ है, आपका कोई वाकिफ़ है, कैसे पता चलेगा? मैं कहा भाई आप इसको कहीं बात नहीं करें, सीधे जो है साइबर क्राइम वालों को रिपोर्ट कर दें केस। साइबर क्राइम वालों को रिपोर्ट किया गया, तो वही कोलीग साहब निकल आए जिन्होंने को 3 लाख देना था, उनका स्पाउस निकल आया, वो जो अब तस्वीरें उल्टी सीधी वीडियो भेजी हुई थी, उस बेचारी की उसी से 10 लाख मांगा जा रहा था। लेकिन इन्होंने गुस्से में क्या किया, इन्होंने अब उसकी तस्वीर लगा के सारे सर्कुलेट करना शुरू किया कि जी ये इतने लाख मांग रहे हैं, बच के रहे, ये ऐसे हैं ये वैसे हैं। मेरे तक मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा ये पोस्ट अब क्या चल रही है, कि जी वो तो उसका खामन वो ये फलां निकला। मैं कि तो वो निकला तो इसको वहीं साइबर क्राइम में ज़रूर रहने। ये आप कह देंगे माफ़ करो हमने नहीं मांगा, कि मैं नहीं कह रहा माफ़ करो, ये इतना खौफनाक खेल है, ये भी पूरे मुल्क के लोगों को मैं कहूँगा, ये जो एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ये कंप्यूटर, ये फ़ोनों में अब छोटे छोटे बच्चों के पास ये हथियार है। खुदा न खास्ता आपके घर में अचानक आपको कोई हरामजादा या हरामजादी आपको तस्वीरें भेज देता है, आपकी बीवी की, आपकी बहन की, आपकी बेटी की, उल्टी सीधी नंगी तस्वीरें या वीडियो भेज देता है, जज्बाती हो के मार ना देना। और जो बच्चियां हैं मैं उन्हें कह दूं कि आपने गांव के लोगों को या कम पढ़े लिखे लोगों को ये नहीं पता हो तो कांपना शुरू कर देती हैं, इतने बुरे हालात होते हैं उनके। तो मैं उन्हें कहता हूं कि आपने खिंचवाई थी कभी तस्वीर? का नहीं। तो मैं कहा बच्चे तुम क्यों डर रहे हो कि नहीं मेरा बाप मार देगा, माँ मार देगी, ये कर देगा। डॉक्टर साहब मैं उसकी बात मान लेती हूँ, मैं उसको, आपके पास पैसे तो दे दे। मैं
जज्बाती ना हो। ऐसे मौके पे आपको अपनी बीवी का, बहन का, बेटी का पता होता है। और स्पेशली ये जो एआई आ गया है, ये ऐसी खौफनाक चीज़ है कि इसमें आपको अपनी वीडियो तस्वीर आप नहीं पहचान सकते कि यार ये मैं हूं कि नहीं हूं। अब ये इसमें टेक्नोलॉजी बहुत आगे चले गई है, अभी तो इनके हथे वो नहीं लगी। तो एवं कोई बच्ची खुदकुशी कर ले, कोई बच्चा कर ले, या आप मार दें किसी को, और बाद में आपको पता चले कि ये सारी जाली तस्वीरें थी या वीडियो थी, किसी की इज्जत उछालने से पहले या अपनी इज्जत के अंदर गुस्से में खा के किसी की जान लेने से पहले या कोई इंतहाई कदम उठाने से पहले 100 बार तस्दीक कर लीजिएगा। ये आगे तूफान इससे ज्यादा गंदा आ रहा है। तो ये जो केस मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ, इसमें तो उसके खामन ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया कि उसने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत ही नहीं है। और 24 घंटे के अंदर अंदर वो टेलीफोन पकड़ा गया, वो नंबर पकड़ा गया जहां से बाहर के मुल्क से चाहे था, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो पकड़ा गया कि वो कहां से वो आया था मैसेज। और वो अपने ही करीबी लोग निकल आए, उनके जानने वाले। और चक्कर यही था कि उन्हें पैसे देने थे उनके, तो उल्टा उन्हीं से इतने पैसे मांग रहे हैं ब्लैकमेल करके कि नहीं तो तुम्हारी तस्वीरें जो है सर्कुलेट कर देंगे, फलां कर देंगे। ये सब बेहयाई नहीं तो और क्या है। अगर आपका ईमान हो कि अल्लाह है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह को जवाब देना है, क़यामत को जवाब देना है, यहां नहीं पता लगेगा तो आगे पता लगेगा। यही तो ईमान है। तो उसमें ज्यादा ईमानदार लोग जज्बाती हो गए, कहीं अपने ही घर किसी की कत्ल कर मारेंगे या खुद खुदकुशी कर लें। आपका जरा सा मजाक या बेवकूफ़ी जो है या लालच जो है, तो बड़ा हादसा जन्म दे ले सकता है। तो ये एहतियात कर लें, ये देख लें। और ऐसी गैदरिंग में भी आप आते हैं, मैं पहले ही दोबारा कह रहा हूँ कि अपने आप को जो है, अपने मकसद को वाज़ेह रखें। आपको किसी नए उस्ताद को पकड़ने की जरूरत नहीं। मेरे से पूछ लें, मैं जवाब दूं जो कर रहा हूँ। नहीं समझ आ रही, मेरे से पूछें। नहीं हजम हो रही, ना आए यहाँ पे। मेरे कोलो फेल में तजाद नजर आ रहा है, मेरे अमल में तजाद नजर आ रहा है, मेरी ये बगैरतियां नजर आ रही है, ना करें। कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है मैं फ्रॉड ही हूं, बल्कि हूं ही फ्रॉड। पहले आप एक मसले में फंसे हुए हैं, क्या जरूरत है किसी और नए झंझट में पड़ने की। लेकिन यही एक और फ्रॉडिया बैठा हुआ है, वो खुद तो पकड़ा गया हुआ था, आपने पकड़ के उसके खुद ही सारी बारों बार डील करके बाद में रोते मेरे पास आ गए, इतने लाख इतने हजार का नुकसान, या इज्जत ही लुट गई है। या आपके जज्बात कि मैंने सीधा करना है, सर बेचारे खप जाते हैं। इसको मैं समझाती हूँ, इसको मैं समझाता हूँ, इसको मैं करता हूँ, इन्हें मैं समझा लूंगा। आपने दुआ करानी है तो बाहर कराएं, अपना शिकार मार के खाएं, मेरे आदमुओं को ना खाएं। ये गीदड़ लूमड़ की हरकत होती है, किसी के अदमारे शिकार को मार के खा के कहना कि देखो हमने भी शिकार किया हिरन का। इनको दुआएं नहीं कराने की जरूरत, जिन्होंने ऑलरेडी की हुई है, जिन्होंने वो वीडियो एक बार भी देख ली है, ये सारी की सारी दुआ है। असल मैसेज हर वीडियो के शुरू में एक काला कार्ड लगा होता है, उसमें मैसेज लिखा हुआ है। आगे अगर वो इतना चूचा है ना कि उसे नहीं समझ आ रही, तो उसको आपकी तफसीर पढ़ा देने से भी नहीं समझ आनी। अगर उसके अंदर हक, मैंने 1000 बार कहा है कि आप कहते हैं कि मुर्शद कामिल नहीं मिलता, मैं कह रहा हूं तालिब सादिक नहीं मिलता। तालिब सादिक हो, वो 2 नंबर पीर को भी मंजिल पार करा देगा। हो सही तालिब सादिक, वो अपनी तलब में सच्चा हो, उसकी तलब अल्लाह हो, उसकी तलाश अल्लाह हो, वो अपनी तलब में सच्चा खालिस हो, तो अल्लाह की तरफ से जवाब आता है। वो जाली मेरे जैसे पीर के पीछे भी लग जाएगा, फिर नाम नहाद फराडी के पीछे भी लग जाएगा, अगर अल्लाह करे आंखें बंद करे, वो पहुंच जाए, मैं चाहे इत्थे बैठा रह जाऊं। आपकी तलब सच्ची हो, आपकी तलब भी दुनिया है, आपकी तलब भी अगर यही सब गंद बला है, तो फिर फ्राडिया तो आपके साथ फ्रॉड करेगा। दुनिया में तो फिर जो ज्यादा फ्रॉडी है वो फ्रॉड करेगा। अल्लाह आप सबका हामी हो, नासिर हो। मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे पे अमूमन आप लोग लिखते हैं बाद में कि सर आपने डराना शुरू कर दिया, आपने तो हमें डरा दिया, आपने फलाना कर दिया।
मैं खबरदार ही कर रहा हूँ, डराना मैंने आपको किया है। क्योंकि मैं खुद से मेरी खुद से समझ से बात बाहर हो गई है। मैंने जब उस माँ को ही देखा है, एक को नहीं देखा, 2-3 केसेस में देखा है, तो वो माँ ही फैसिलिटेटर है या माँ ही अप्रूवल है, माँ ही उस चीज को कुछ समझ ही नहीं रही है उस सारे खेल को, तो पीछे क्या रह गया। बहरहाल आप क्या कहना चाह रहे थे? आप मेरे काके को माइक दीजिएगा, आप बार बार हाथ खड़ा कर रहे थे। सर जब मैं आया था मैं एक ही क्वेश्चन से आया था और वो ये था कि जो हया वाले मर्द और औरत हैं वो क्या करें, क्योंकि अरेंज मैरिज में अब अगर आप देखें हमारे माँ बाप इतने मासूम होते हैं कि उनको नहीं पता होता कि बच्चे क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को पता होता है। और जो बच्चे होते हैं वो अगले को जज भी कर सकते हैं कि ये लड़का लड़की कैसी है। तो अरेंज मैरिज इज़ वेरी स्टूपिड फॉर मी। अब आपने कहा है कि पसंद की शादी में कोई मसला नहीं है। सर मेरा जो पार्टनर है ना वो मेरे से 1 साल छोटा है, उसका 4 साल का रिलेशनशिप है, लेकिन उसने आज तक अपनी जो फियोंसे है उसको हाथ नहीं लगाया। तो वो कहता है कि आई विल कीप इट हलाल, जब तक मेरा ऐसे निकाह नहीं हो जाता आई विल कीप इट हलाल। तो मेरा यहाँ पे एक सवाल उठता है कि पहले आपके पास एक कॉन्सेप्ट था थर्ड स्पेस का, और वो होती थी मस्जिद, आपकी कम्युनिटी, आपका जो मर्ज़ी, वहाँ पे आप जान सकते थे एक मर्द को, एक बाप चूज़ कर सकता था एक अच्छा मर्द अपनी बेटी के लिए। अब ना आपके माँ बाप को कुछ पता है, हक हमारी जनरेशन में बहुत ज़्यादा है पिछली जनरेशन से, पिछली जनरेशन में तो खैर मैं क्या ही बोलूँ। तो जो हया वाले मर्द और औरत हैं वो क्या करें? आपकी जनरेशन को सबसे ज्यादा गुस्सा चढ़ता है, एक लफ्ज वो बोलती है, आप जजमेंटल हो रहे। मैं किसी, अब मैंने नाम लेने छोड़ दिए हैं, मैं किसी बड़े इंस्टीट्यूट में उनकी प्रिंसिपल के पास बैठा हुआ, बाहर शोर होगा हुआ, कुछ बच्चे अंदर आए। अड्डा ये था कि सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर उनके कोई 7-8 सीढ़ियां ऊंची थी, वहां पर कोई बच्ची जो है वो जीन्स पहन के बैठी हुई थी या उसने शॉर्ट्स पहनी हुई थी, जरा नीचे लड़के खड़े थे। वो किसी गार्ड ने आके उसे बच्ची को कहा कि आप ऐसे बैठी हुई हैं तो ये आप यहाँ से उठ जाएं या पता नहीं टांगे सुकेड़ के बैठ जाएं या कुछ करके, जो भी उसने कहा हो। जिस पे पहले उस लड़की ने उसको डांटना चीखना शुरू कर दिया। उसने सिर्फ उसे ये कहा कि ये लड़के जो नीचे खड़े हैं आपके बारे में फजूल बातें करें और ये इसलिए यहाँ खड़े हैं, दूसरों को भी बुला रहे हैं, जो रश लग रहा है आपके बैठने पे लग रहा है। आप अपनी तरफ से वो गार्ड की जो स्टेटमेंट मेरे सामने जो थोड़ी सी बात हुई, वो प्रिंसिपल साहब मेरे जानने वाली, लेकिन वो लड़के भी और वो खातून भी और उसके साथ और 3-4 बच्चे, उनका सारा जोर ये था कि ये गार्ड इसकी जरूरत कैसे हुई, और प्रिंसिपल से कह रहे थे कि इसको अभी फारिग करें। और प्रिंसिपल साहबा जो थी, वो मैंने ये देखा है कि वो उनके साथ इतनी वो हम्बल हुई जा रही थी, एक्सक्यूजिंग वे में उन्हें कह रही थी कि मैं इसको भी खैर जो ये करो वो करो फलां करो, मतलब कर दिया भी है। मैंने उनसे कहा कि आप इस बच्ची को क्यों नहीं कह रहे कि उसको मैं समझाती हूँ, लेकिन आप भी ऐसे ना बैठे। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने नौकरी करनी है, मुझे सेठ ने कहा है फी बच्चा साल की 20 लाख फीस है, यहाँ हम अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसी किसी भी चीज को डिस्करेज कर। मैंने जो काम करने गया था वो किया और आ गया। थोड़ी देर बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे कह दिया कि डॉक्टर साहब ये मैं नहीं कर सकती, हो ही नहीं सकता, फैकल्टी में से भी कोई नहीं कर सकता, सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते, इस मामले में हमारी औकात भी सिक्योरिटी गार्ड जितनी।
ये जो आप कह रहे हैं ना कि पिछली जनरेशन तो ऐसे थी और अगली जनरेशन, आप बहुत कम इलम भी रखते हैं और तजर्बा भी। सोच आपकी अच्छी है, लेकिन मैंने कहा ना कि हम ऐसी सारी किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं जिन्हें बच्चे पढ़ के बाप को खपती समझते हैं। पिछली जनरेशन जिन हालात से भी गुजरी है और अभी ये हालात उससे भी वर्स्ट हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे अब और अल्लाह रहम करे वर्स्ट होने जा रहे हैं, लगते हैं कि हो जाएंगे, अल्लाह ना करे। जहां बात सर्वाइवल की आ जाए वहां मोरालिटी की जो बार्स हैं वो बहुत नीचे आ जाए। माँ और बाप को जितना मर्जी कम पता हो, वो उनसे ज्यादा आपका सगा कोई नहीं होता, वो फिर भी आपसे ज्यादा उनका तजर्बा होता है। कुछ लोग उनमें से ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल ही पागल हो और उनके केस में उनके बच्चे को ज्यादा पढ़ लिख गए हो या उनकी ज्यादा अच्छी सेंस हो उनमें, लेकिन इसको यही रूल बना लेना कि वो बिल्कुल ही फारिग, उन्हें नहीं पता, ऐसे नहीं है। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि आज की जनरेशन क्या करे, अगर ऐसे लोग मिल रहे हैं और ऐसा हो रहा है, हालांकि वो आपका जो दोस्त है वो 4 साल से रिलेशनशिप में है, लेकिन उसने कह रहा है कि मैंने अपने शरीयत को फॉलो कर रहा है या उसने नहीं किया, उसने 4 साल से लटकाया क्यों हुआ है? फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। कोई बात नहीं है, वो करे निकाह, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उससे जल्दी आएगी। अल्लाह का भी कोई रोल है कि नहीं, यही तो मसला है। अल्लाह है कि नहीं है? ये निकाह या ये मोरालिटी या वो जिस बार को क्रॉस नहीं कर रहा, ये किसने लगाई है? अल्लाह ने। वो अल्लाह की खातिर बेहयाई नहीं कर रहा ना, और अल्लाह की खातिर निकाह करेगा ना, अल्लाह की खातिर इफ़्फ़त रखना चाह रहा है ना, और अल्लाह की खातिर वो चाह रहा है कि बाद में उसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होगी तो उसे अफोर्ड कर सकेगा, घर चला सकेगा। जब वो अल्लाह की खातिर निकाह करके घर शुरू करेगा ना, तो यहाँ अल्लाह की तरफ से वो बरकत आएगी, वो अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी, उन दोनों के हिस्से का रिस्क आना शुरू होगा, बल्कि बच्चा आएगा तो उसके हिस्से का रिस्क भी पहले आना शुरू होगा, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। यहाँ से हम ईमान के उस दर्जे को टच नहीं करते और बहुत पीछे रह जाते अपनी अकल के चक्कर में कि यार मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो, ये तो सारी हाइपोथेटिकल बातें हैं, कैसे स्टेबिलिटी आ जाएगी। नहीं, यहीं पे तो अल्लाह का रोल शुरू होगा। तो अगर आप अल्लाह की खातिर निकाह करेंगे, अल्लाह की खातिर आप रुखसती कर लेंगे, बड़ा एहसान नहीं कर रहे आप अल्लाह के ऊपर अगर आप दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। वो आप लोगों की अपनी कमजोरियां भी हैं। हो सकता है आपसे ज्यादा वो लड़की जो है वो स्ट्रांग है या वो उसका अपना है कि नहीं मैंने नहीं आ पहले शादी करो मेरे से। आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर रोजा रख रहे हैं और अपनी तरफ से बड़ी फिर रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा कारनामा कर रहा हूँ। ये गांव के हमारे अनपढ़ बाबे, जो अब बाबे हैं, जो पिछली जनरेशन है, उनमें से बहुत सौ ने ये मोरालिटी निभाई है। उन्होंने अपने गांव की किसी बच्ची को देखा नहीं है नजर उठा के, उन्होंने 4-4 साल रिलेशनशिप्स भी नहीं चलाए, जहां माँ बाप ने कर दी उन्होंने कर ली है। उन बच्चियों ने भी जहां माँ बाप ने बांधा बांध दी, तो जिंदगी भी निभा दी है। ये कोई इतनी बड़ी तोप नहीं चला दी किसी ने कि अगर वो 4 साल से रिलेशनशिप में है, ठीक है। वो जिस केस में बात कर रहा हूँ ना मैं डिलिबरेटली नहीं, वो फैमिलीज बड़ी हैं इस्लामाबाद की, तो वो पता भी वहाँ मशहूर केस अब ये। मैं उस लड़के ने उस लड़की को साथ ये भी कहा है, जब उसने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें हया नहीं आती, तुम मुझे ये क्या कह रहे हो, जो डायलॉग्स हुए हैं जो मुझे सुना रही है वो, तो उसमें तुम्हें हया नहीं आ रही, तुम मुझे क्या कह रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। उसने कहा तुम्हारे मुंह से हया का लफ्ज अच्छा लगता नहीं है। जब तुमने अपने बाप की हया का ख्याल नहीं किया, मैं तो बाद में आया हुआ मर्द हूं तुम्हारी जिंदगी में। तुमने जब शुरू से मेरे साथ रिलेशनशिप रखा था, उस वक्त तुम्हें अपने बाप का नहीं पता था वो किस रैंक पे है, तो तुमने तो अपने बाप की इज्जत का ख्याल नहीं किया, उसकी खातिर मेरे लिए स्टैंड लेती रही। तो अब ये बार क्रॉस किया, तो मैं तो कह रहा हूँ फिर थोड़ी देर सब्र कर लो, कोई नहीं, खैर है, ये उधर भी पैदा हो जाएगा, हम लेके आएंगे मिठाई शिठाई, खर्चा मैं दूंगा। वो बिजनेसमैन की औलाद है, पैसा है उसके पास, ठीक है। तो वो बिल्कुल मोटरवे पे 60 से 120 की लिमिट है,
ठीक है, आपने थर्ड लेन में चलानी है 60 to 80 पे चला लें, मिडल में चलानी है 80 और 100 पे चला लें, फास्ट लेन में चलानी है 100 और 120 पे चला लें, तो 60 to 120 बड़ा गैप है। उसमें आप 119 पे भी चला रहे हैं या 61 पे भी चला रहे हैं, तो आप विद इन लॉज ही हैं। लेकिन आप 61 पे चला रहे हैं लेकिन चला फास्ट लेन में रहे हैं, या 120 पे चला रहे हैं चला लोएस्ट लेन में रहे हैं, तो आप काम फिर खराब कर रहे हैं। अल्लाह ने गुंजाइश तो दी है, उसमें जब हम मैनिपुलेशंस करते हैं तो ये हम मासूम बन रहे होते हैं, हम होते नहीं हैं। मैं तो इस चीज़ के हक में ज़्यादा नहीं होगी, बहुत मजबूरी ना हो तो मुझे निकाह कर लिया फिर अब साल बाद शादी कर लेंगे, यार बस साल बाद निकाह भी हो जाएगा, रुखसी भी हो जाएगी, एडी तोप की फिर चल गई है। वो बच्चों के लिए भी वो लिमिट को क्रॉस करेंगे, वो शरीयत वाइज तो ठीक है लेकिन कल्चर वाइज वो ठीक नहीं है, फिर आप लोगों को हजम नहीं होगी, मुआशरा तो नहीं माफ़ करेगा, लोग फजूल बकवास करेंगे, फिर आपको तकलीफ होगी, मर्द साहब को ज्यादा होगी। अब वो औरत पे गुस्सा निकालेगा, किया खुद उसने हुआ है, सारा ओनस आएगा औरत पे ही, ठीक है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं उसमें बेटा बाप माँ जितने मर्जी बेवकूफ हैं, जिन्होंने पैदा किया हुआ है, जिन्होंने पाला पोसा है, जिन्होंने इतने से बड़ा किया है, उस वक्त भी बड़े ख्याल रखे हैं, कुछ केसेस में हो भी जाते हैं लैप्सेस, लेकिन मेजॉरिटी में ख्याल रखे हैं, बड़ा किए हैं, वो अभी भी आपके दुश्मन नहीं होंगे, वो आपके बहरहाल दुनिया के बेस्ट दोस्त वो पहले होंगे। लेकिन सर फिर वही बात आ गई ना कि वो फिर अरेंज्ड मैरिज हो जाएगी। एक बंदे की अपनी प्रेफरेंस भी तो होती है कि यार आई वांट अ अगर पार्टनर लाइक आपकी दिस। प्रेफरेंस है, आपके माँ बाप को उसको कंसिडर करना चाहिए, लेकिन अगर वो बताते हैं चेक करके कि बेटा ये हमें लॉन्ग टर्म नहीं ठीक लग रहा, अब ये अरेंज मैरिज नहीं थी, ये लव मैरिज थी, मैंने भी उसमें दुआ कराई है उन्हें, अली हकीका है, मरने वाले वो हुए हुए थे कि खुदकुशियों पे बात जा रही थी, कोर्ट मैरिज पे बात जा रही थी, लेकिन इसलिए कि वो शिया सुन्नी का उनका फिरके का मसला था तो नहीं मान, दोनों फैमिलीज नहीं मान रही थी बड़े, लेकिन हो गई शादी, निकाह हो गया, वो बाकी भी जो कुछ किया उन्होंने चलो शरीयत के मुताबिक ठीक ही किया। अब लव कहां गया? 9 महीने नहीं टोटल हुए, लव कहां गया? तो सर मैं आइडियल सिचुएशन सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि आइडियल कोई सिचुएशन नहीं होती। नहीं, आपको एक लड़की मिल गई है, प्यार हो गया है, आप माँ बाप के अप्रूवल लेते हो, उन्होंने अप्रूव कर दिया है, उसके बाद लड़की के माँ बाप ने भी अप्रूव कर दिया है। सो लेकिन उससे पहले आप वो आइडियल लड़की ढूंढोगे कैसे जब आपके पास वो स्पेसिस ही नहीं है, जब आपके पास रेव्स हो रही हैं, जब आपके पास और घटिया घटिया चीज़ें हो रही हैं, सिंगल्स एंड मिंगल्स नाइट हो रही है कैफेज में। बेटा वो सारा कुछ अजल से हो रहा है, ये सारा कुछ अजल से हो रहा है। आपकी प्रेफरेंस क्या है? आपके आइडियल और मेरे आइडियल और उसके आइडियल और उसके आइडियल में फर्क है, ठीक है। मेरी आइडियल है स्लिम स्मार्ट बॉटल ऑफ कोक फिगर, ठीक है, मेरी तो वो आइडियल है, बोल्ड ड्रेस, ठीक है, कॉन्फिडेंट, चार्मिंग, ये उसकी आइडियल ये है कि हया हो, बुर्का नहीं पहनती तो चद्दर तो लेती हो, बगैर दुपट्टे के शलवार कमीज ना हो, उसकी आइडियल वो है। उसकी आइडियल ये है कि 5 वक्त की सोमो सलात हो, घर से बाहर कम ही जाती हो, निगाह उठा के बात ना करती हो। हर एक आइडियल फर्क है। आपके दिल को जो लगती है, आपका जो कैरियर है, और आगे से उस बंदी को भी अगर आप पसंद आते हैं, इसमें कोई गुंजाइश, इसमें कोई मना नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर आप माँ बाप को शामिल कर लेंगे और फिर उनका भी ओपिनियन लेंगे, जहां इश्क हो जाए, मैं मानता हूं, लेकिन मुझे इश्क होता नजर बड़ा कम आया है, हवस ही नजर आई है, ठीक है। इश्क जहां होगा वहां रिस्पेक्ट होगी, ठीक है। लेकिन शैतान इतना जालिम है कि वो आपसे हदें क्रॉस करवा सकता है, वो आपने अलर्ट तो रहना है, लेकिन उसको फिर जितनी भी गुंजाइश दी गई है उसमें रहते हुए आप जितनी जल्दी नेकी काम कर सकते हैं करें। आप शादी की तरफ बात लेंगे वो ठीक है,
लेकिन अगर शादियां नहीं हो रही आजकल या लेट हो रही हैं जी, एजुकेशन हो रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो रही है जी, पैरों पे खड़ा हो जाए जी, वो सारी बातों में जब लेट होता है, निकाह की रास्ते में जूं जूं लेट करते जा रहे हैं, तो फिर शैतान का, नफ्स का लड़खड़ाना, शैतान का वार करना ज़रा ज़्यादा इजी हो जाता है। मेरा ये इशू है नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन बच्चों को, चाहे वो 25 साल की उम्र में शादी करें, चाहे वो 30 में जाके शादी करें, उन्हें बेसिक एजुकेशन तो माँ बाप की तरफ से हो कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। और इस चीज के इफेक्ट्स लेटर ऑन बुरे आएंगे, इसके तुम मेंटली ही उड़ जाओगे जब ये अगला बंदा धोखेबाज निकलेगा। ये एक जगह पे आके खुद उसी उसी एक्ट में वो खुद शामिल था, लेकिन वो इल्जाम आपको दे रहा है कि तुम औरत थी, तुम ना करती। तो आप मेंटल टॉर्चर जो आपका होगा वो नहीं खत्म होगा। अब सर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की आपने बात की है, अब अगर मर्द और औरत दोनों हक को समझते हैं और वो कह रहे हैं कि ठीक है, आप मुझे आपकी बात सारी समझ आ गई, लेकिन आपके ख्याल में जो लड़की का बाप है वो ये सवाल नहीं उठाएगा कि तुम कितना कमाते हो? 110% उठाएगा। फिर बात फिर वही आ गई बेटा जी, कि ये बातें जब अल्लाह को आपने बीच में से निकाल दिया है, लड़की के बाप ने भी निकाल दिया ना। अगर उसने भी वही कुरान करीम पढ़ा है और उसका भी ईमान का कॉन्सेप्ट अल्लाह का, बहरहाल ये है कि फाइनल अथॉरिटी वो है। ये कहाँ गारंटी है कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन से बेटी की शादी करेंगे और वो अगले दिन ही दिवालिया नहीं हो जाएगा? वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किस काम की आएगी अगर आपको दूसरे दिन पता चलता है कि इसने तो सब कुछ प्लेज किया हुआ है, इसके तो जाली चेक बाउंस हुए में हैं, वलीमे में ही आके पुलिस पकड़ के ले गई है, इस पे तो इतने करोड़ है और अब दामाद साहब को छुड़ाएं आप। ठीक है, तो ये आपकी अकल, इलम, ये बड़ी लिमिटेड चीजें हैं, वो अनलिमिटेड है। जब तक अनलिमिटेड से नहीं जुड़ोगे, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी। अपने हिस्से की कोशिश और अपने हिस्से की समझ, उसको इस्तेमाल जरूर करना है, लेकिन फाइनल डिसीजन और फाइनल तवक्कल आपका अल्लाह पे होना चाहिए, ना कि आपकी अपनी इल्म और अकल पे। सर आपने मुझे कहा था कि अकल को 2 टके में बेच दो, मैंने तो तभी बेच दी वो थी। अल्लाह के मामले में कहा था। हाँ जी, जहाँ लेकिन मैं इश्क आ जाए, जहाँ अल्लाह का मामला आ जाए, अपनी इल्म और अकल के साथ आपने कोशिश कर ली, अब रिजल्ट की जब बारी आई, वहाँ अपना इल्म और अकल अल्लाह पे ना रखो। अल्लाह आपको ऐसे रिजल्ट्स दे सकता है जो आपके इल्म और अकल से भी बयां हो। मैं एज अ कम्युनिटी और एज अ कंट्री बात कर रहा था कि हम लोग जो बनते जा रहे हैं 90% तो यही होता है। 90% माँ बाप का भी जो क्या कहते हैं थॉट प्रोसेस, इट्स द सेम। वुड यू नॉट एग्री? देखो, अगर आपको कोई लड़की पसंद आ गई थी ना, मैं आपको मुझे एक मुझे नहीं सिचुएशन, आई, मैं नहीं वैसे नहीं नहीं, आपको एक लड़की पसंद आ गई ना, आपको सबसे पहले अपनी मर्दानगी वहां साबित करनी थी कि अपने माँ बाप के सामने स्टैंड लेना था कि मैंने करनी ही इससे है। ठीक है, आपके माँ बाप रेजिस्टेंस देते, जो मर्जी करते, या उसके माँ बाप करते, आप बैठे रहते, 10 साल बैठे रहते दोनों। ठीक है, सबको पता चल जाता कि नहीं जी ये इन्होंने करनी है आपस में, और आप मदद अल्लाह से मांग रहे होते। तो अगर आप दोनों अपने हक में सच्चे होते तो अल्लाह उसमें आपके लिए रास्ता निकालता, और दोनों तरफ से, उन दोनों बच्चों के केस में दोनों तरफ से माँ बाप मान गए, जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा था। क्योंकि फिरके की भी जो आजकल जो मेजोरिटी कुछ लोगों के अंदर है, जात बरादरी से बड़ा फिरका होता है कुछ लोगों के लिए, और वो दोनों तरफ से था। और इसमें मैंने भी उन्हें कहा कि बेटा मैंने बहुत से ऐसे रिश्ते देखे हैं और बाद में प्रॉब्लम देखी है। शुरू में प्यार मोहब्बत में शादी कर लेते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं चौथे पांचवें साल लड़ाई पड़ी होती है, इसने कैसे नमाज पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, फलां रस्म कैसे करनी है, फलां क्या करना है। दोनों के फिक्र में काफ़ी फ़र्क है। तो आप दोनों देख लो, ये मसला है, आप परेशान हो गए। उनके माँ बाप भी सही बात कर रहे थे, लेकिन वो मान भी गए, निकाह हो भी गया। बहुत बड़े फड्डे थे उनके कि हक में क्या डिसाइड हो, किस तरीके से निकाह होगा, किस फिका के मुताबिक तलाक होगी अगर खुदा न खास्ता करनी पड़ी। उनके डिफरेंसेस एंड क्रॉस, वो सारा सेटल कर लिया दोनों तरफ की फैमिलीज ने, लेकिन एक पॉसिबिलिटी रखी गई
कि जी एक को जी वो बस 6 महीने बाद वो जाएगा, ये जो भी था वीजा शीजा, अब वो बियॉन्ड देयर कैपेसिटी था। वो भी मैं नहीं समझता कि वो माँ बाप ने दोनों तरफ के या किसी एक के माँ बाप की वो मैलिफाइड इंटेंशंस थी, ठीक है, नहीं लगा उसका वीजा। अब ये इधर से एक चीज वो कर बैठे जो मैं बाई चांस उस बच्ची को कह ही बैठा था, पहले कह बैठा, वैसे ही कह बैठा मैं कि बच्चे ये लिमिट ना क्रॉस करना, वो कर बैठे, वो नतीजा भी आ गया। और उसके बाद अगर वो सिचुएशन आई उस मर्द साहब पे, तो वो मर्द साहब मर्द तो नहीं निकले, ठीक है, वो एक इमेच्योर माइंड निकला ना, बहुत ही घटिया लेवल पे। उसके वकील कहेंगे कि यार 25 कौन सी एज होती है, बच्चे ने बात कर दी ऐसे। एक लड़की की इज्जत छोटी चीज नहीं होती, एक औरत की बहुत बड़ा बहतान है। और उस बच्चे को जो भी दुनिया में आया नहीं है, आपने उसको टेंट कर दिया, ये छोटी चीज तो नहीं है। मैं समझ गया। तो इट कम्स बैक टू तकवा, या आप अगर आपके माँ बाप नहीं भी समझ रहे तो आपको अल्लाह पे छोड़ना है, सरेंडर करना है। आपको हर हाल में अल्लाह को रखना है बीच में। जी। जब आपकी पहली प्रेफरेंस अल्लाह होगी, ये आपके दीन ईमान का हिस्सा है। नमाज कायम करना, नमाज कायम वही करना तो एक बात सिंबॉलिक होगी है ना। हाँ, कि आपको अल्लाह की हया इसी को कहते हैं, तकवा इसी को कहते हैं, कि आपके हर फैसले का, आपकी जिंदगी की हर चीज का पहला क्वेश्चन आपसे ये हो कि इसमें अल्लाह नाराज तो नहीं हो रहा, ये क्या अल्लाह के कवानीन के, नबी के कवानीन के मुताबिक है। इस स्टेप के ऊपर मैं अल्लाह नबी के सामने जा सकूंगा या शर्मिंदा होऊंगा या नहीं जा सकूंगा। दुनिया नाराज हो जाए, अल्लाह ना नाराज हो, गवाही की क्या बात है कि तुम्हें गवाही चाहे अपने खिलाफ देनी पड़े तो दो, माँ बाप बहन भाई किसी के भी खिलाफ देनी पड़े तो दो। वो रब जो तुम्हें लम यलिद वलम यूलद होके मिल रहा है, कभी नहीं उससे तुम्हें ये कहा कि यार मेरे बच्चे, यार मेरे माँ बाप को भी बहाने नहीं डाले। और जहां तुम्हें इंसाफ करना पड़े, चाहे अपने लिए करना पड़े, चाहे अपने बाप के खिलाफ करना पड़े, बात जब अल्लाह की आ जाए, चाहे अपनी औलाद के खिलाफ करना पड़े, तो दो गवाही। ये ना कहो कि नहीं मेरा बच्चा है, नहीं मेरा अब्बा है, वहां फिर दो गवाही। ला इलाहा इल्लल्लाह यही है। अबू उबैदा ने बाप का सर उड़ा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देते हुए, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देते, अपने खिलाफ भी देनी पड़ी है तो दी है। यहां मैं रोज ये सुन रहा होता हूँ, रोज ऐसे बेगैरत मर्द होते हैं कि वो शादी अभी 4 दिन नहीं हुए, उससे जेवर मांग रहे हैं, माएँ शामिल हैं, घर वाले शामिल हैं, उससे गिफ्ट मांग रहे हैं, वापस उससे ये मांग रहे हैं। कुरान वाज़े अल्फाज में कह रहा है कि ये नहीं करना, हक महर तक उसका खा रहे हैं। सर मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था कि जो पिछली शादियां हुई हैं ओ भाई, वो पिछली इतनी शादियों बुरी में क्यों हुई हैं? नहीं, बुरी नहीं है, आपके सामने शायद कुछ ज्यादा रेशो आ गई। पिछली शादियां बहरहाल इससे बहुत बेहतर थी, तलाक की रेशो बहुत कम थी, ये सारी चीजें इससे बेहतर थी। यूरोप में लॉज बहुत अच्छे हैं, अमेरिका में लॉज बहुत जबरदस्त हैं, दोनों जगह की गवर्नमेंट्स या जिसे कह लो रूल ऑफ लॉ बहुत जबरदस्त है। लेकिन उनका 80% डाइवोर्स रेट क्यों है? वहां कोई सास नहीं तंग करी, वहां कोई नंद नहीं है, कोई देवज नहीं है, भावज नहीं है, एक घर में 2 बंदे रह रहे हैं, 3 महीने से ज्यादा वो शादी नहीं चलती। शादी से पहले बेड तक तो वो चेक कर लेते हैं एक दूसरे को आखिरी हद तक, उसके बावजूद जो है वो 2-3 महीने से ज्यादा लव नहीं चल रहा। क्यों? कोई सास नहीं वहां साजिश कर रही, किसी नंद ने आके वहां सांप नहीं छोड़ा होता, कोई जादू टूना नहीं कर रहा उन पे। अच्छा सर, आपका इसलिए कि एक्सपोजर आप जब अल्लाह की हदें छोड़ेंगे तो यही कुछ होगा। आप ये इल्म अकल इतनी हद तक ही चलेगी, रात गई बात गई। फ्रेंड्स ऑफ बेनिफिट्स, वन नाइट स्टैंड, ये हमारी टर्में नहीं है। हाँ, एंजॉय आप कर रहे हैं, ठीक है, और तुम जितनी जनरेशन यंग हो, मैंने देखा है कि ये मैंने 2 टर्म्स बोली हैं, तुम में से किसी का मुंह नहीं खुला रह गया कि ये क्या बात है, बल्कि तुम दोनों सबके मुंह के ऊपर थोड़ी सी शेमनस। सर लेकिन मैं मुसलमानों से कंपेयर कर रहा था। कौन मुसलमान? हम पाकिस्तानी कह रहे हैं। इकबाल पूछ रहा है कि कोई है भी कितने मुसलमान, पता तो करो, कितने रह भी गए हैं। नाम मोमिन। इस्लामी जमहूरिया रख लेने से, शराब खाने का नाम आप रख ले इस्लामी जमहूरिया, नीचे अंदर करतूत हो रही है हरामी जमहूरिया,
ब्यूरोक्रेसी साबित कर रही है कि ये इस्लामी जमहूरियत है, तो कोई इस्लामी जमहूरिया हो जाएगा? फरिश्ते तो शायद धोखा खा जाए भाई, जिसने बनाया वो तो नहीं खाएगा, कि खा जाएगा? सर मैं तो देख के आया हूँ 3 साल अमेरिका के अंदर कि वहाँ पे क्या हालात हैं, तो मैंने बस एक हर जगह यही हालात हैं भाई। गजा नहीं नजर आ रहा, ये अभी जंग नहीं नजर आ रही, अमेरिका जाने की क्या जरूरत है? अब तो सब नंगे हो गए, अब तो सब नंगे हो गए। तो उसके बावजूद भी अगर हमारे हीरो वही हैं, अगर उसके बावजूद भी हमने उसी रास्ते को जाना है, उसके बावजूद भी हमने उतनी ही बेहयाई से चलना है, तो अल्लाह से गिले शिकवे करने छोड़ दें। आपने तो अल्लाह को बहुत पीछे छोड़ दिया, अब किधर अल्लाह को ढूंढ रहे हैं? अल्लाह फेयर है, अल्लाह शैतान को भी पूरा फेयर चांस देता है। मेरे लफ्ज याद रखिएगा, जो लोग शैतान की तरफ बाय चॉइस जा रहे होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, शैतान को पूरा मौका दिया जाता है। ठीक है, जो शैतान के दोस्त हैं, शैतान के दोस्त हैं तो दोस्त होंगे, अल्लाह को क्या जरूरत है उसके दोस्तों पे हमले करने की? हाँ, जो अल्लाह के दोस्त हैं उन्हें को टेढ़ी आंख से देखे आंख निकाल देता है, लेकिन उसका कोई दोस्त हो तो उसका दोस्त कहता भी रहे कि माफ कर दे, वो कहता नहीं, तू 70 बार भी कहेगा नहीं नहीं ये काम नहीं अब करूँ, ये इनको नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अच्छा सर आखिरी यहीं से सवाल बात शुरू की थी मैंने, जी यहीं से बात मैंने शुरू की थी, अच्छा आप थे नहीं। अच्छा सर एक मैं आपसे बस क्योंकि आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू मी, आपको लगता है कि जो नई जनरेशन है उसमें डाइवोर्स रेट ज़्यादा है या पुरानी जनरेशन में? डाइवोर्स रेट को छोड़ दें, हम लोग ये रखते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ पिछली जनरेशन जो है वो आप कहाँ की कंपेयर करोगे, शहरों की, गांव की, कहाँ की? जो लोग आपके पास आते हैं किस जेंट्री की? मेरे पास हर तरह की को लोग आते हैं। तो एवरेज निकल आई ना? जो 90% पब्लिक है उनमें से 60-70% जो हैं जो देहात के हैं या यहाँ के मॉडरेट हैं, जिन्हें कोई खुदा खौफी है, गरीब हैं, अमीर हैं, थोड़े हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके अंदर तो बहुत कम है। जो 20-30% हैं 60 से ऊपर, उनमें अब ये बढ़ रहा है, क्योंकि अब ये कव्वे जो हैं ये हंस की चाल चलने की कोशिश करने लगे हैं। और वो जो 10% हंस है ना, जिम खाना, क्लब, क्या उसे कहते हो, डेल्स आपकी जेंट्री क्लास कह लो, करता धरता, ठीक है, पॉलिसी मेकर्स, बिग शॉट्स, ठीक है, वहां अब शादी का कॉन्सेप्ट कम ही है। ठीक है, अमूमन पार्टी में कई बार लोग शर्मिंदा होते हैं, ऐसी पार्टियां भी मैंने अटेंड की हैं कि किसी ने हंस के कहा, वो भाभी भी आई हुई है, वो भाभी को मैं मिला ही नहीं, मैंने कहा इधर खड़ा हो जा। क्या मतलब है? दूसरे ने हंस के कहा, वो उधर शादी हो गई उनकी, उसी पार्टी में भाभी अब किसी और की भाभी है, और फिर वो मिल रहे हैं और वो फखर से मिल रही हैं और वो आराम से मिल रहा है, वो भी वहीं उसी से ग्रीट कर रहा है, वो सारा कर रहा है, कोई मसला नहीं। वाइफ स्वैपिंग ऑफिशियल भी हो जाती है, अनऑफिशियल भी हो जाती है, लीगल वेज भी है, वहां भी ये मसला नहीं है। अब सर फॉर समवन लाइक मी, मैं बस छोड़ दूं अल्लाह पे? खोपड़ी की जान छोड़ दे, वही ना, अल्लाह पे छोड़ दो। तेरी मेहरबानी। थैंक यू। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला